हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग भाई? बहुत दिन के बाद आज मुलाकात हो रही है। ये बोतल इधर से हटा दो, चैट बॉक्स में दिक्कत हो रही है। सो प्लीज कंफर्म मी दैट ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। प्रणाम सभी को भाई, बहुत बढ़िया। एनआईसी के लिए कुछ बताइए भाई। एनआईसी के लिए अब इतना ही टाइम बचा है कि आप पीवाईक्यूज गेट वाले और एनआईसी वाले एक बार रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने के बाद मतलब सारे पीवाईक्यूज एक बार सॉल्व कर लो गेट वाले, ठीक है, और एनआईसी की, ठीक है, बिकॉज गेट के पीवाईक्यूज काफी वहां पर रिपीट होंगे, ठीक है। तो मतलब कैसा लग रहा है भाई आपको बहुत दिन बाद मिलने के बाद? सो ये राउटिंग एल्गोरिथम का दिस इज लेक्चर नंबर 4। एक्चुअली 3 लेक्चर ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके थे राउटिंग एल्गोरिथम का, यानी ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हमने कवर किया था, और डिसएडवांटेज ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ये हमारे पास कवर किया था, ठीक है। हाँ, सृष्टि चौधरी, बाद में हम क्लास के बाद में लेक्चर फिनिश होने के बाद जो भी आपका डाउट है वो डाउट आप पूछ लेना, ठीक है। तो अभी हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया राकेश जी, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत दिन बाद इस बैच में क्लास लेने को मिल रहा है, ठीक है। हाँ, रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। सो प्रीवियस लेक्चर में यार हमने क्या कवर किया था? डीवीआर कवर किया था, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ओके, एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीवीआर, यानी ये भी हम कवर कर चुके थे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ना यहां पे हम कवर क्या करने वाले हैं दोस्तों? यहां पे हम करेंगे यार कवर, एक तो लिंक स्टेट राउटिंग कवर करेंगे, लिंक स्टेट राउटिंग, और लास्ट में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीवीआर। डीवीआर मींस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग वर्सेस एलएसआर, यानी ये हम कवर करेंगे, यानी लास्ट में हम डिफरेंस बिटवीन डीवीआर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड एलएसआर। एलएसआर मींस लिंक स्टेट राउटिंग, और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हमारे पास क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यार यहां से हम सीधा लिंक स्टेट राउटिंग की तरफ बढ़ते हैं, और इस टॉपिक को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से यही सेम मैसेज, सर लिंक स्टेट राउटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए, आज लिंक स्टेट राउटिंग भी कंप्लीट कर देते हैं। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, जितनी आप कभी कभी टेंशन ले लेते हो। देखो, पहले का राउटिंग का वीडियो नहीं देखे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इट इज बेटर दैट एक बार आप पहले का वीडियो देख लो। हाँ अर्जुन, सारी बात करेंगे, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि मतलब जो लोग पढ़ने आए उनको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो रिकॉर्डेड देखेंगे उनको दिक्कत होगी, ठीक है। आयुष मोदी, हाँ सॉकेट प्रोग्रामिंग भी पढ़ाएंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं यार। सब कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब चालू हो गया है तो चालू ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से हम देखा जाए तो यार ये हमारे पास यही सेम एग्जांपल मैं आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में ले चुका था, और यहां पे इसी सेम एग्जांपल से हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में लेके पूरी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग कवर की थी, ठीक है। अब यार डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या थी? देखो, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात की जाए तो एक हमारे पास क्या क्या वहां पे मेन प्रॉब्लम थी? कोई बता सकता है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग? एनीवन कैन टेल मी डिसएडवांटेज ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हमने क्या क्या डिसएडवांटेज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के थे हमारे पास? काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम थी, इनफाइनाइट लूपिंग की प्रॉब्लम थी, और कन्वर्जेंस वाज वेरी स्लो। कन्वर्जेंस वाज वेरी स्लो का मतलब था कि यदि हमारे पास ग्राफ के अंदर n नोड होती थी, यानी n हमारे पास नोड होती थी, तो इट विल टेक n-1 स्टेप टू कंप्यूट द फाइनल राउटिंग टेबल। दिस वाज द मेन ड्रॉबैक, ओके। और जो हमारे पास यानी काउंट टू इन्फिनिटी की प्रॉब्लम थी, और हमारे पास जो इनफाइनाइट लूपिंग की प्रॉब्लम थी, वो हमने रिजॉल्व कर ली थी किसके थ्रू? स्प्लिट होरिजोन के थ्रू हमने दोस्तों क्या कर ली थी? वो रिजॉल्व कर ली थी, ठीक है। बट हमारे पास स्टिल एक प्रॉब्लम थी, हमारे पास जो बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास थी, यानी किसकी? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की, वो था कन्वर्जेंस वाज वेरी स्लो। यानी यदि हमारे पास कोई ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर यदि 10 नोड है, सो इट विल टेक n-1, यानी 9 स्टेप में हमारे पास पूरी फाइनल राउटिंग टेबल अपडेट होने के बाद मिलती थी। तो ये हमारे पास बहुत ही स्लो एल्गोरिथम था। अब यहां पे यदि मैं बात करूं दोस्तों लिंक स्टेट राउटिंग में, यानी लिंक स्टेट राउटिंग में ग्राफ के अंदर कितनी भी नोड हो, इफ वी हैव n नोड,
इन द ग्राफ। ओनली 2 ही स्टेप में हमारे पास फाइनल राउटिंग टेबल हमको अपडेट होने के बाद मिल जाएगी। यानी ग्राफ में नोड कितनी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली 2 ही स्टेप में हम पूरी यानी फाइनल राउटिंग टेबल यहां पे कंप्यूट कर पाएंगे, यानी किसमें, हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग में। और जब हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हमारे पास आया था कंसेप्ट, तो लिमिटेड हमारे पास जो बैंडविड्थ थी, हमारे पास बैंडविड्थ वाज वेरी लिमिटेड। सो इसीलिए हम क्या करते थे, पूरी राउटिंग टेबल शेयर नहीं करते थे अपने नाइबर को। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बैंडविड्थ वाज वेरी लिमिटेड, तो हम क्या करते थे, पूरी राउटिंग टेबल शेयर नहीं करके हम क्या शेयर करते थे, सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर शेयर करते थे। और डिस्टेंस वेक्टर ओनली शेयर करने से वो काउंट टू इन्फिनिटी की प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती थी, इनफाइनाइट लूपिंग की प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती थी। लेकिन यदि बात की जाए हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को यदि रिप्लेस किया किसी ने, वो लिंक स्टेट राउटिंग, और लिंक स्टेट राउटिंग यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के 10 साल बाद आई। डिफरेंट डिफरेंट बुक में अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन एक बुक में हमारे पास 1980s गिवन है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का, और 1990s हमारे पास गिवन है लिंक स्टेट राउटिंग का, कि यानी अप्रोक्सीमेट 10 साल बाद हमारे पास 1990s। ठीक है, 10 साल बाद हमारे पास, यानी यहां पे हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग हमारे पास पिक्चर में आया। तो लिंक स्टेट राउटिंग जब पिक्चर में आया तो बैंडविड्थ हमारे पास उस समय इंप्रूव हो गई थी, तो नहीं यहां पे हमारे पास कोई समस्या नहीं थी, यहां पे हम पूरी टेबल सेंड कर सकते थे। ठीक है, तो सेम ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं भाई, यही मेरे पास एग्जांपल है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इस एल्गोरिथम का पहला स्टेप पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर द लिंक स्टेट पैकेट at every router based on the local knowledge, based on the local knowledge। सो लोकल नॉलेज के बेस पे हम यानी लिंक स्टेट पैकेट प्रिपेयर करेंगे। यहां पर राउटिंग टेबल नहीं बना रहे हम, लिंक स्टेट पैकेट क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी लोकल नॉलेज। लोकल नॉलेज मींस बेस्ड ऑन दी नाइबर। सर हाउ आई नो हु इज माय नाइबर, मुझे ये कैसे पता चलेगा मैं मेरा नाइबर कौन है। तो एक्चुअली क्या है ना, एवरी राउटर अपना हेलो पैकेट भेजता है। जैसे कि मान लो ये राउटर है, तो ये हेलो पैकेट सेंड करेगा। ठीक है, अब मान लो यहां पे इसने हेलो पैकेट सेंड किया, यहां पे इसने हेलो पैकेट सेंड किया, यदि ये इधर से रिप्लाई आ गया, डी से रिप्लाई आ गया, तो ए ये जान जाएगा ओह डी मेरा नाइबर है। यहां से रिप्लाई आ गया बी से, तो इसका मतलब ये ए जान जाएगा कि यानी बी मेरा क्या है, नाइबर है। तो यानी हमारे पास हम पड़ोसी कैसे पता चलेगा कौन सा मेरा पड़ोसी है, तो हम हेलो पैकेट भेजेंगे। ठीक है, या सिंपल सी बात है क्या भेज देंगे, हाय मैसेज सेंड करेंगे। ठीक है भाई, आपके पड़ोसी जो है, तो आप बालकनी में हो तो बोलोगे हाय, तो वो भी दिख जाएगा हाय, तो इसका मतलब वो आपका पड़ोसी है। ठीक है, तो यानी हेलो पैकेट के थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नाइबर फाइंड कर सकते हैं। देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, उसके बाद क्या, प्रिपेयर द लिंक स्टेट पैकेट एट एवरी राउटर बेस्ड ऑन द लोकल नॉलेज, यानी नाइबर की नॉलेज के बेस पे हम लिंक स्टेट पैकेट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अब लिंक स्टेट पैकेट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, यहां पे मैं पूरी कहानी इसकी आपको बता देता हूं। ठीक है नाउ ये हमारे पास लिंक स्टेट पैकेट एवरी राउटर दी, हमारे पास ए राउटर है, ए का लिंक स्टेट पैकेट हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, हुई द नाइबर ऑफ ए का नाइबर क्या है, एक बी है, ए का नाइबर एक क्या है हमारे पास, डी है। ए का नाइबर एक क्या है हमारे पास, बी है, और एक हमारे पास क्या है, डी है। सो ए टू बी, ओके, ए टू बी, ए टू बी, व्हाट इज डिस्टेंस ए टू बी, ए टू बी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 है, और कौन है ए का नाइबर, ए का नाइबर है डी। सो ए टू डी डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, यानी 1 है। तो ये जो पैकेट मैंने हमारे पास, इस पैकेट को दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, इस पैकेट को मैं लिंक स्टेट पैकेट बोल रहा हूं। ये जो मैंने पैकेट यहां पे प्रिपेयर किया है, इस पैकेट को मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज लिंक स्टेट पैकेट। ये मेरे पास क्या है, लिंक स्टेट पैकेट है। क्लियर है बात। सर ये खाली क्यों छोड़ा, ये खाली क्यों छोड़ा, इसका भी रीजन बताएंगे थोड़ी देर में अभी। ठीक है खाली छोड़ा है तो कुछ ना कुछ इसका रीजन जरूर रहा होगा। ठीक है, नाउ अब यहां पे फिर से हमारे पास हम इसके लिए लिंक स्टेट पैकेट प्रिपेयर करेंगे। यानी बी हमारे पास, बी अपना लिंक स्टेट पैकेट प्रिपेयर करेगा। सो बी का नाइबर हमारे पास क्या है, बी का नाइबर क्या है, ए। सो बी टू ए डिस्टेंस मेरे पास कितनी है दोस्तों, बी टू ए डिस्टेंस इज 2। बी का और कौन सा नाइबर है, बी का नाइबर सी बी है। बी टू सी डिस्टेंस कितनी है, बी टू सी डिस्टेंस कितनी है, 3। और बी का नाइबर है हमारे पास एक डी भी है, बी टू डी डिस्टेंस कितनी है, बी टू डी डिस्टेंस मेरे पास है 7। ठीक है, अब सेम एज इट इज हम लिंक स्टेट पैकेट किस पे प्रिपेयर करेंगे, नहीं हमारे पास यहां पे, ये यहां पे भी प्रिपेयर करेंगे फॉर सी, फॉर सी। जो हम सी के लिए लिंक स्टेट पैकेट प्रिपेयर करेंगे, मान लो हमारे पास ये सी है।
सी के लिए लिंक स्टेट पैकेट प्रिपेयर करेंगे। सी का नाइबर क्या है भाई, एक नाइबर है सी का बी और एक नाइबर क्या है सी का डी है। तो सी से बी की डिस्टेंस, सी से बी की डिस्टेंस कितनी है भाई, सी से बी की डिस्टेंस है 3 और सी से डी की डिस्टेंस कितनी है 11। सी से डी की डिस्टेंस कितनी है 11, 3 और 11। बात समझ में आ गई। अब सेम एजडीज हमारे पास, हम यहां पे डी पे हमारे पास लिंक स्टेट पैकेट प्रिपेयर करेंगे, सेम एजडीज डी पे लिंक स्टेट पैकेट प्रिपेयर करेंगे। लिंक स्टेट पैकेट से, लिंक स्टेट राउटिंग से वैसे गेट में आज तक कोई सवाल नहीं आया, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि सवाल बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, यू विल लाफ जब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना, ये मेरे पास ये डी है। ठीक है, डी का नाइबर क्या है, डी से ए की डिस्टेंस कितनी है, डी से ए की डिस्टेंस कितनी है 1। डी का और क्या नाइबर है, डी का नाइबर है बी, डी से बी की डिस्टेंस कितनी है 7, डी से बी की डिस्टेंस कितनी है 7 और डी से सी की डिस्टेंस कितनी है 11, डी से सी की डिस्टेंस कितनी है 11। ये बताओ ये लिंक स्टेट पैकेट बनाना आपको आ गया। यहां तक समझ में आ गया सारी चीज कैसे हमने लिंक स्टेट पैकेट प्रिपेयर किया है। हाँ साहिल कुमार नाउ अब दूसरा स्टेप क्या है भाई, इसका दूसरा स्टेप भी समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास यहां पे क्या है, एवरी राउटर फ्लड द लिंक स्टेट पैकेट टू एवरी अदर राउटर, एवरी राउटर फ्लड द लिंक स्टेट पैकेट टू एवरी अदर राउटर। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता था, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता था, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती थी, यानी मेरे पास हर एक राउटर पहले राउटिंग टेबल प्रिपेयर करता था, लेकिन हम कंप्लीट राउटिंग टेबल नहीं भेजते थे कभी भी, बिकॉज बैंडविड्थ वाज वेरी लिमिटेड। सो हम क्या भेजते थे, डिस्टेंस वेक्टर। लेकिन हम डिस्टेंस वेक्टर वहां किसको भेजते थे, सिर्फ अपने पड़ोसी को भेजते थे, यानी अपने नाइबर को सेंड करते थे। बात समझ में आ रही है, हम हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती थी हम किसको शेयर करते थे, सिर्फ अपने नाइबर को शेयर करते थे। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, एवरी राउटर फ्लड द लिंक स्टेट पैकेट टू एवरी अदर राउटर, यानी यहां पे हम फ्लडिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन मैं बाकी सारे राउटर्स को सेंड करूं। बात समझ में आ गई, सबको सेंड करूंगा मैं। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लडिंग। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है भाई, सारे राउटर के पास जो भी लिंक स्टेट पैकेट है वो सारे राउटर को सेंड करेंगे, तो सबकी इंफॉर्मेशन सबके पास आ जाएगी कि नहीं। मैं कह रहा हूं 4 दोस्त हैं, ठीक है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, मैं सबको बताऊंगा, और ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सबको बताएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, आप 4 दोस्त बैठते तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आती है, आप क्या करते हो, सबको बता देते हो एक साथ। उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है वो सबको बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबकी इंफॉर्मेशन सबके पास चली जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछते सर ऐसा कैसे हो सकता है सर ए है, सर ए के पास ये लिंक स्टेट पैकेट है, सर ए का तो नाइबर बी है और ए का नाइबर डी है, ए से डायरेक्टली कोई सी के लिए लिंक नहीं है, तो सर कैसे होगा, सर ए सी को कैसे शेयर करेगा, कैसे होगा भाई। ए सिंपल सी बात है, ए यहां पे फॉरवर्ड करेगा इंफॉर्मेशन बी को और डी को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा। लेकिन जब डी के पास जो ए से इंफॉर्मेशन आई है, ये डी इसको भेज देगा सी को। डी बोलेगा भाई मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है ए से, ये से इंफॉर्मेशन आई है सी को भेज देगा, तो ए की इंफॉर्मेशन सी के पास चली जाएगी। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में ऐसा नहीं होता था। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, मुझे मेरे पास थी, वो मैं अपने पड़ोसी को शेयर करता था। मान लो मैंने डी को शेयर किया और बी को शेयर किया, तो ऐसा नहीं होता था कि डी मेरी वाली इंफॉर्मेशन सी को भेज रहा है, नहीं नहीं नहीं, डी अपनी इंफॉर्मेशन सी को भेजता था, मेरी इंफॉर्मेशन यानी किसी दूसरे नोड की इंफॉर्मेशन सी को नहीं भेजता था। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पे क्या होगा, फ्लडिंग होगा। जो भी पैकेट आपके पास कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आई है तो आप उसको फ्लड कर दो, तो यानी डी इसको भी भेजेगा, डी इसको भी भेजेगा। बात समझ में आ गई कंजेशन बढ़ाएंगे भाई ठीक है, तो यानी यहां पे हम फ्लडिंग का कंसेप्ट दोस्तों क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, समझ लो ठीक है, फ्लडिंग की उसकी बात करेंगे भाई, कंजेशन की भी सारी बात करेंगे। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो डाउट मत किया करो, ठीक है जो डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है नाउ एवरी राउटर फ्लड द लिंक स्टेट पैकेट टू एवरी अदर राउटर, यानी हर राउटर हर एक राउटर को पैकेट, लिंक स्टेट पैकेट क्या करेगा, फ्लड करेगा। तो अब मैं बात करता हूं एट ए। मान लो हमारे पास, हम ऑलरेडी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में पढ़ चुके हैं, तो एट ए पे क्या होगा। ठीक है, सो यानी यहां से हमारे पास ए रिसीव
A received link state packet फ्रॉम, सो ए कहां से रिसीव करेगा भाई? ए हमारे पास बी से भी रिसीव करेगा, सी से भी रिसीव करेगा, डी से भी रिसीव करेगा। यदि हम अपनी इंफॉर्मेशन सबको भेज रहे हैं तो सबकी इंफॉर्मेशन सबके पास आएगी। सो ए विल रिसीव फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम टी। सो ये लिंक स्टेट पैकेट हमारे पास ए बी से भी रिसीव करेगा, ए सी से भी रिसीव करेगा और ए डी से भी रिसीव करेगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम बी, यानी बी से क्या आया हमारे पास, यहां पे लिख लेते हैं। बी से क्या आया, यहां पे लिख लेते हैं। सी से क्या आया, यहां पे लिख लेते हैं। डी से क्या आया, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम बी। यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम सी, और यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम डी। यानी हमारे पास बी सी डी से क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। ठीक है, सो फ्रॉम बी, भाई बी से क्या इंफॉर्मेशन आई है? बी से आई होगी हमारे पास A2C3, A2C3D, A2C3D7, 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 A2C3D7। यानी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कहां से आई है? बी से आई है। ठीक है, सी से क्या आई है और डी से क्या आई है। यानी सी से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई है? सी से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है B3D11, 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 B3D11। ठीक है, फ्रॉम डी देख लेते हैं। डी हमारे पास है, डी से क्या आएगा? A1B7C11, A1B7C11, A1B7 एंड C11। ओके, सो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है? डी से आई है। ठीक है, ये करेक्ट है भाई। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या होगा, मान लो कोई नोड हमारे पास ए है। ठीक है भाई, ये ए है तो ए को ये बात पता होगी, मान लो ये हमारे पास ये कोई नोड ए है। ठीक है, जब ए के पास कोई पैकेट बी से आया, ए के पास कोई पैकेट बी से आया तो ए को एक बात समझ में आ गई कि भाई कोई नोड बी भी ग्राफ में प्रेजेंट है। जब हमारे पास ए के पास ये कोई पैकेट आता है, लिंक स्टेट पैकेट फ्रॉम बी, from node B, so A will understand that there is another node B is present in the graph, के ग्राफ के अंदर कोई नोड B भी प्रेजेंट है। ओके, चलो, यानी कोई नोड हमारे पास B भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है। नाउ यहां पे क्या लिखा है? B to A distance is 2, B to A distance is 2, और B से A की डिस्टेंस क्या है? 2 है। तो यहां से हमारे पास B से A की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 है। नाउ यहां से इसका मतलब क्या है? B से C की डिस्टेंस कितनी है? 3। जब टेबल में लिखा है लिंक स्टेट बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 3। तो ए समझ गया कोई नोड सी भी है भाई, कोई नोड हमारे पास सी भी अवेलेबल है, कोई नोड हमारे पास सी भी अवेलेबल है। और बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 3 है। बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 3 है। ये कोई नोड सी है और बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 3 है। नाउ बी से डी की डिस्टेंस कितनी है? 7 है। तो ये समझ गया कि यार भाई कोई नोड डीवी है, कोई नोड हमारे पास क्या है? डीवी है। और बी से डी की डिस्टेंस कितनी है? 7 है। यानी बी से डी की कोई नोड हमारे पास डीवी है और बी से डी की डिस्टेंस कितनी है? 7 है। बी से डी की डिस्टेंस कितनी है? 7। ठीक है, नाउ जब इंफॉर्मेशन मेरे पास सी से आई तो इसको समझ में आया कोई नोड सी तो प्रेजेंट है। यस, सी हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी है। और सी से बी की डिस्टेंस कितनी है? 3। सी से बी की डिस्टेंस, सी से बी की डिस्टेंस 3 ऑलरेडी ग्राफ में अवेलेबल है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। सी से डी की डिस्टेंस कितनी? 11 है। सो सी से डी की डिस्टेंस कितनी है? 11 है। सी से डी की डिस्टेंस कितनी है? 11। नाउ जब हमारे पास कोई पैकेट डी से आया फ्रॉम डी, सो ये समझ गया एक कोई नोड डी भी अवेलेबल है ग्राफ के अंदर। डी मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। और डी से ए की डिस्टेंस कितनी है? 1 है। और सो डी से ए की डिस्टेंस कितनी है? 1 है। और डी से बी की डिस्टेंस कितनी है? 7। डी से बी 7 ऑलरेडी अवेलेबल है। डी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 11। डी से सी की डिस्टेंस कितनी है? यानी हमारे कहने का मतलब क्या है, जो ए के पास इंफॉर्मेशन इसके यानी बी से आई, सी से आई, डी से आई, यानी उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ए ने कंप्लीटली खुद ही अपनी मेमोरी में पूरा कंप्लीट ग्राफ बना लिया। भाई ये देखो ना, ये ग्राफ जो है वो सिमिलर टू ये ग्राफ है। यानी ए जो है उसने खुद से क्या बना लिया? कंप्लीट ग्राफ बना लिया। किसकी हेल्प से? जो भी हमारे पास बी सी डी जो अदर नोड हैं उन्होंने इसको कोई इंफॉर्मेशन शेयर की, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे इसने कंप्लीट ग्राफ क्या कर लिया? ड्रा कर लिया। अब यदि कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ कर लिया है तो देयर इज नो नीड ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम।
यहां तो राउटिंग एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है भाई। राउटिंग एल्गोरिथम हम कर क्या रहे हैं? राउटिंग एल्गोरिथम हम कर रहे हैं यानी हर एक नोड से हर एक नोड के लिए मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं कि बेस्ट पाथ क्या होगा हर नोड से हर एक नोड के लिए। भाई राउटिंग टेबल में एक ही बना रहा हूं तो एक ही राउटिंग टेबल का मतलब क्या है कि नहीं, ए से बी जाने के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या है, ए से सी जाने के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या है, ए से डी जाने के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या है। बात समझ में आ गई? बी की राउटिंग टेबल बना रहा हूं तो बी से ए जाने के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या है, बी से बी जाने के लिए क्या है, बी से सी जाने के लिए क्या है, बी से डी जाने के लिए क्या है। तो यदि हमारे पास एक ए यानी हमारे पास खुद की मेमोरी के अंदर यानी कंप्लीट ग्राफ बना लेगा इनकी हेल्प से, यानी बीसीडी से जो लिंक स्टेट पैकेट आए हैं इस ए के पास फ्रॉम बीसीडी, इनकी हेल्प से यानी खुद की मेमोरी में एक ग्राफ क्या कर लेगा, ड्रॉ कर लेगा, एंड दिस ग्राफ विल बी द कंप्लीट ग्राफ। और जब कंप्लीट ग्राफ आपको मिल चुका है तो ए क्या काम करेगा, ए अप्लाई करेगा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम। तो यहां से हमारे पास हम क्या करेंगे, डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और राउटिंग टेबल बनाएंगे भाई। राउटिंग टेबल डायरेक्ट किसकी हेल्प से, डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम। डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। अब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम आपको समझाऊंगा कि डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है, बिकॉज आप ऑलरेडी हमारे पास पढ़ चुके हो। भाई राउटिंग टेबल में क्या होती है, तीन चीजें होती हैं, एल्गोरिथम में आपने पढ़ा होगा, डेस्टिनेशन, डिस्टेंस और नेक्स्ट हॉप। डेस्टिनेशन, डिस्टेंस और नेक्स्ट हॉप। डेस्टिनेशन मेरे पास क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। यदि मान लो यहां पे हमारे पास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स ना हो, यहां पे सोर्स हमारे पास क्या ए और डेस्टिनेशन क्या है, बी है, डेस्टिनेशन क्या है, सी है, डेस्टिनेशन क्या है, डी है। सो यार ए से ए की डिस्टेंस क्या होगी, जीरो, वो तो हमको पता ही है। नेक्स्ट हॉप क्या होगा, ए से बी की डिस्टेंस। तो पूरे ग्राफ में आप डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद ए से बी की मिनिमम डिस्टेंस क्या है पूरे ग्राफ में फाइंड कर सकता हूं। मैं यहां से देख के फाइंड कर सकता हूं ए से बी में मिनिमम डिस्टेंस क्या है। ऐसे जाओगे तो 2 है, ऐसे जाओगे तो 1 + 11 12 12 + 3 15, ऐसे जाओगे तो 1 + 7 8। सो ए से बी मिनिमम कितना है डिस्टेंस पूरे ग्राफ में, 2। ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 2। और नेक्स्ट हॉप क्या है, ए बी को पैकेट सेंड करना चाहता हूं, डायरेक्टली ए बी को ही भेजेगा यहां पे, तो नेक्स्ट हॉप क्या है, बी ही है। डिस्टेंस 2, नेक्स्ट हॉप क्या है, बी है। अब ए से सी के डिस्टेंस देखो मिनिमम ग्राफ में क्या है भाई, ए से सी यहां पे जाओगे 11, 1 + 11 12 है, यहां से ए से सी जाओगे तो हमारे पास 2 + 3 5 है। ए से सी मिनिमम कितना है ग्राफ में, 5 है। ए से सी मिनिमम कितना है, 5 है। नेक्स्ट हॉप क्या होगा, ए से सी मिनिमम 5 है तो पहले ए किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है, और बी उसको सी के पास लेके जा रहा है। तो नेक्स्ट हॉप क्या है ए के लिए, ए के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, बी है। सो नेक्स्ट हॉप क्या है, बी है। ए से डी की डिस्टेंस कितनी मिनिमम ग्राफ में, ए से डी ये बेस्ट है 1, ए से डी की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 1 है। और हमारे पास नेक्स्ट हॉप क्या है, ये डायरेक्टली डी को पैकेट भेज रहा है तो नेक्स्ट हॉप क्या है, डी ओनली है। सो यानी हमारे पास ये राउटिंग टेबल आ गई, किसकी आ गई, ए की। एंड ये जो राउटिंग टेबल है वो हमारे पास कंप्लीट यानी फाइनल राउटिंग टेबल है। यानी इस राउटिंग टेबल के अंदर जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है ये बेस्ट पाथ है जाने के लिए। ए से बी जाने के लिए ये डिस्टेंस मिनिमम 2 ही होगी पूरे ग्राफ में, ए से सी जाने के लिए 5 ही होगी, ए से डी जाने के लिए 1 होगी। बात समझ में आ गई? अब चलो ये बात हो गई एट ए की। अब सेम कहानी हमारे पास किसके लिए चलेगी, बी के लिए चलेगी। एट बी एट बी। सो भाई यहां से हमारे पास क्या होगा, बी रिसीव्ड लिंक स्टेट पैकेट, लिंक स्टेट पैकेट from ACD, because every router will receive the link state packet from every other router because we are using flooding concept. So इसने क्या क्या मिला भाई, इसको A से क्या मिला, इसको C से क्या मिला, D से क्या मिला, मैं यहां लिख लेता हूं। from A, from C और from D। अब ए से क्या मिलेगा भाई, ए
B2D1, B2D1 एक लिंक स्टेट पैकेट ये है B2D1, B2D1। नाउ C का लिंक स्टेट पैकेट क्या है? C का लिंक स्टेट पैकेट ये है B3D11, B3D11, B3D11। नाउ D का लिंक स्टेट पैकेट क्या है? D का लिंक स्टेट पैकेट ये था A1B7C11, A1B7C11, A1B7C11। हम कहां कंप्यूट कर रहे हैं? बी पे कंप्यूट कर रहे हैं। सो यानी हमारे पास, मुझे ये पता है भाई कोई नोड हमारे पास क्या है? बी है। ओके, जब बी के पास लिंक स्टेट पैकेट ए से आया तो बी को एक बात समझ में आ गई, कोई नोड ए प्रेजेंट है ग्राफ के अंदर। कोई नोड क्या है? ए प्रेजेंट है ग्राफ के अंदर। कोई नोड क्या है? ए प्रेजेंट है ग्राफ के अंदर। एंड ए टू बी कॉस्ट कितनी है? ए टू बी कॉस्ट कितनी है? 2। सो ए टू बी कॉस्ट कितनी है? 2। ए टू डी कॉस्ट कितनी है? 1। सो ए को एक बात समझ में आई, कोई नोड डीवी है। कोई नोड क्या है? डीवी प्रेजेंट है हमारे पास। और ए टू डी कॉस्ट कितनी है? 1 है। यानी ए टू डी कॉस्ट कितनी है? 1 है। जब लिंक स्टेट पैकेट सी से आया तो इसको क्या बात समझ में आई कि भाई हमारे पास कोई नोड सी भी प्रेजेंट है। कोई नोड सी भी क्या है? प्रेजेंट है ग्राफ के अंदर। एंड सी टू बी कॉस्ट कितनी है? 3। सो सी टू बी कॉस्ट कितनी है? 3। और यहां सी टू डी कॉस्ट कितनी है? 11। सो सी टू डी कॉस्ट कितनी है? 11 है। नाउ जब कोई पैकेट डी से आया लिंक स्टेट पैकेट, इसको समझ में आ गई बात, कोई नोड डी प्रेजेंट है। यस, डी में ऑलरेडी बना चुका हूं। डी टू ए कॉस्ट कितनी है? 1, ऑलरेडी अवेलेबल है। और डी टू बी कॉस्ट कितनी है? 7। सो डी टू बी कॉस्ट कितनी है? 7। डी टू बी कॉस्ट कितनी है? 7। और डी टू सी कॉस्ट कितनी है? 11। डी टू सी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यानी बी ने भी हमारा पास कंप्लीट ग्राफ, बी ने भी कंप्लीट ग्राफ अपनी मेमोरी में बना लिया। भाई बी के पास ये इंफॉर्मेशन आई, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे बी भी कंप्लीट ग्राफ बना सकता है। जब कंप्लीट ग्राफ बन गया तो खेल क्या हो गया? खत्म हो गया। यदि यू हैव ए कंप्लीट ग्राफ, यदि आपके पास कंप्लीट ग्राफ है तो आप क्या करो? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ डिजिटल एल्गोरिथम लगा दो, और जो आपको राउटिंग टेबल मिलेगी वो क्या होगी? बेस्ट राउटिंग टेबल होगी। तो यानी सिंपल हमारे पास यहां पे जो बी है वो बी भी क्या करेगा भाई? डिजिटल एल्गोरिथम अप्लाई करेगा, सिंगल सोर्स और टेस्ट पाथ। तो यानी यहां पे बी की राउटिंग टेबल हम बना लेंगे भाई। राउटिंग टेबल ऑफ बी क्या होगा? राउटिंग टेबल ऑफ बी। तो यानी राउटिंग टेबल में हमारे पास क्या है भाई? 3 ही चीज है, डेस्टिनेशन, डिस्टेंस, नेक्स्ट हॉप। ये क्या है मेरे पास? डेस्टिनेशन है। ये मेरे पास क्या है? डिस्टेंस है। और ये मेरे पास क्या है? नेक्स्ट हॉप। तो डेस्टिनेशन क्या है मेरे पास? ए बी सी डी। मैं सेम सीक्वेंस में लिख रहा हूं। अब बी की कंप्यूट करें तो बी से बी की डिस्टेंस क्या होगी? 0। नेक्स्ट हॉप क्या होगा? बी। बी से ए मिनिमम क्या है ग्राफ में? बी से ए 2 ही है। नेक्स्ट हॉप क्या है? ए है। बी से सी मिनिमम क्या है ग्राफ में? बी से सी 3 ही है, 3 से कम तो है नहीं। सो बी से सी मिनिमम कितना है? 3। नेक्स्ट हॉप क्या है? सी ओनली। बी से डी मिनिमम कितना है ग्राफ में? यहां से जाओगे तो 7 होगा, लेकिन यहां से जाओगे 2 + 1 3। बी से डी कितना है? 3 है। नेक्स्ट हॉप क्या है? बी पहले ए को सेंड कर रहा है, उसके बाद ए डी को सेंड कर रहा है। तो नेक्स्ट हॉप क्या है बी के लिए? ए है। सो यानी राउटिंग टेबल बी ने बना ली। सेम एज इट इज क्या होगा? सेम सी पे होगा, सेम डी पे होगा। एक बार ग्राफ बन चुका था तो ए से फिर क्यों बी से करेंगे? अरे भाई यार, तुम्हारे पास ग्राफ नहीं है ना। हर किसी नोड के पास कंप्लीट ग्राफ बनेगा तभी तो वो डिजिटल एल्गोरिथम अप्लाई कर पाएगा। यदि आपके पास ग्राफ ही नहीं है तो हर एक नोड ग्राफ बनाएगी अपनी मेमोरी में ना। ए ने तो अपनी मेमोरी में बनाया ग्राफ, तुमको थोड़ी शेयर किया है वो ग्राफ। ग्राफ थोड़ी शेयर किया है, बात समझ में? ए ने बनाया था अपनी मेमोरी में, इसके पास स्पेस थी, वहां बना दिया। तो सेम एज इट इज बी अपनी मेमोरी में ये बनाएगा कंप्लीट ग्राफ, सी अपनी मेमोरी में कंप्लीट ग्राफ बनाएगा, डी अपनी मेमोरी में कंप्लीट ग्राफ बनाएगा। जब डी अपनी मेमोरी में कंप्लीट, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आप ये हमारे पास इसका एट सी कंप्यूट कर लो भाई। यहां से हमारे पास 2 चीजें एट सी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप करो एट सी। जब आप सी पे हमारे पास यहां चेक करोगे तो सी भी ये कंप्लीट ग्राफ बना सकता है ए बी डी की हेल्प से। यदि आप यहां पे एट डी कंप्यूट करोगे, एट डी कंप्यूट करोगे, सो डीवी हमारे पास क्या बनाएगा? इस कंप्लीट ग्राफ को अपनी मेमोरी में बना सकता है डीवी, इस कंप्लीट ग्राफ को अपनी मेमोरी में। जब सी बना सकता है
डी भी बना सकता है। तो सी भी क्या करेगा, डिजिटल एल्गोरिथम अप्लाई करेगा और क्या हो जाएगा भाई, राउटिंग टेबल कंप्यूट कर लेगा, फाइनल राउटिंग टेबल। सो सी और डी भी अपना इसी तरीके से फाइनल राउटिंग टेबल क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपको बनाना है तो बना लो भाई, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। सी और डी बना सकता है कि नहीं बना सकता, एक बार चेक करो, 5 मिनट में करिए। ना भाई, चलो आवाज आ रही है भाई? सो यार ये हमारे पास आप कंप्यूट कर लेना एट सी एट डी, जैसा मैंने बी पे कंप्यूट किया है ऐसे ही हमारे पास बी राउटिंग टेबल बनाएगा, जैसे ए और बी ने बनाया वैसे ही सी और डी राउटिंग टेबल बना सकते हैं। सो इट इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप इंटरेस्टेड हो तो आप खुद से ये हमारे पास एट सी और एट डी की राउटिंग टेबल बना लेना, इट इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, अब यहां से एक बात बताओ, अब आपको लगता है कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ये लिंक स्टेट राउटिंग पढ़ लिया, आपको लगता है कि यहां से क्वेश्चन आएगा गेट में, ये बोलेगा कि लिंक स्टेट पैकेट कैसे बनाते हैं? बहुत मैसेज आए बच्चों, अरे सर लिंक स्टेट राउटिंग नहीं हुआ कंप्लीट। अरे भाई मुझे पता है ना यार किस टॉपिक में कितना दम है, ठीक है, दम वाले टॉपिक खत्म हो चुके हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट, गेट के लिए वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें और डीप में चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसीलिए क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्यों नहीं पूछा है, बिकॉज कुछ है नहीं बहुत, मतलब ऐसा कंसेप्ट, जैसे कि मान लो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं, लेकिन यहां पे कोई अच्छा सवाल बन ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और डीप लेके जाता हूं, और डीप मतलब और सारी चीजें, जिससे कि मान लो वहां से सवाल बनने के चांसेस हैं, ठीक है, मे बी। चलो एक प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम इन लिंक स्टेट पैकेट, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम?
प्रॉब्लम इन लिंक स्टेट पैकेट, सॉरी लिंक स्टेट राउटिंग। So what is the problem in link state routing? Heavy traffic. Heavy traffic. Heavy traffic. Traffic is really very high in the link state routing. Because why traffic is very high in the link state routing? Because we are using flooding. हम क्या यूज कर रहे हैं? फ्लडिंग यूज कर रहे हैं. So actually we can say that this is not the problem. Heavy traffic is not the problem of link state routing in reality. Heavy traffic is the problem of flooding itself. Because flooding में ही heavy traffic की problem होती है. तो ऐसा कोई नहीं, लिंक स्टेट राउटिंग में ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्यों आई? बिकॉज हम फ्लडिंग यूज कर रहे हैं. फ्लडिंग इटसेल्फ देयर इज हैवी ट्रैफिक इन द फ्लडिंग. ओके, सो फ्लडिंग के अंदर भी हमारे पास हैवी ट्रैफिक होता है, तो इसीलिए हमारे पास ट्रैफिक हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग में बहुत ज्यादा है. क्यों? कि हम यहां पे क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं दोस्तों? फ्लडिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा क्यों है? ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा और हमारे पास और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं. तो इट इज बेटर दैट इफ आई टेक एग्जांपल एंड एक्सप्लेन यू, सो यू विल बी मोर कंफर्टेबल. ओके, नाउ सपोज मैं हमारे पास एक राउटर ले रहा हूं. मान लो कोई एक ऐसा डायग्राम है, ये हमारे पास कोई राउटर है. सपोज ये केस, ये कोई राउटर मेरे पास कोई ए है, ये कोई राउटर मेरे पास कोई बी है, ये मेरे पास कोई राउटर सी है, ये मेरे पास कोई राउटर डी है. ठीक है, ना मान लो हमारे पास ऐसा कुछ केस बना हुआ, ये कोई डायग्राम. अब एक बात बताओ, हमारे पास यदि हमारे पास ए है, ठीक है, ए कोई पैकेट भेजना चाहता है. मान लो ए के पास कोई भी पैकेट है, सपोज ए सोर्स है, तो सोर्स क्या करेगा भाई? ए सबसे पहले क्या काम करेगा? ए हमारे पास, ए के पास कोई पैकेट है, मैं फ्लडिंग की बात कर रहा हूं. ठीक है, फ्लडिंग में हैवी ट्रैफिक क्यों है? ठीक है, मान लो हमारे पास ए क्या करेगा? उस पैकेट को बी को सेंड कर देगा. पैकेट किसके पास आ गया? बी के पास आ गया. फ्लडिंग में बी क्या काम करेगा? फ्लडिंग में, प्लीज पे फुल अटेंशन फॉर नेक्स्ट 10 मिनट. okay, next 10 to 15 minutes please pay full attention because sometimes student got confused in this. okay, I will not repeat anything. ठीक है, मैं रिपीट कभी नहीं करता हूं बिकॉज एक ही बार में मुझे पता है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं. ठीक है, और यदि जो मैं पढ़ा रहा हूं किसी को वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं ये मान लेता हूं कि वो उसने समझा नहीं है अच्छे से. तो इसलिए प्लीज पे फुल अटेंशन. ओके, बाद में मत बोलना सर ये डायग्राम पूरा बना के दिखाओ. ठीक है, ए ने पैकेट किसको भेजा है? बी को भेजा है. फ्लडिंग में बी क्या काम करेगा भाई? फ्लडिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई पैकेट आया है तो हम एवरी आउटगोइंग लिंक, जो भी आउटगोइंग लिंक है उसको फ्लड करेंगे, उसको भेजेंगे, एक्सेप्ट वन इट ऑन अराइव ऑन. एक्सेप्ट वन इट अराइव ऑन, जिससे आया है उसको नहीं भेजेंगे, बाकी सबको भेजेंगे. तो बी के पास हमारे पास जो पैकेट आया, कहां से आया? ए से आया, तो बी ए को वापस नहीं भेजेगा, लेकिन बी बाकी जितने भी आउटगोइंग लिंक है सबको भेज देगा. ठीक है, तो क्या होगा भाई? बी इस पैकेट को यहां पे फ्लड कर देगा सी के पास, और बी इस पैकेट को यहां पे भी फ्लड करेगा यानी डी के पास भेजेगा. यहां भी भेज दिया सेम पैकेट यहां भी भेज दिया सी के पास, सेम पैकेट डी के पास भेज दिया. बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, अब डी के पास जो पैकेट आया है, डी के पास जो पैकेट आया है, फ्लडिंग में डी क्या काम करेगा? डी के पास जो पैकेट आया, डी बी को तो वापस भेजेगा नहीं भाई. डी के पास आया कहां से? बी से आया. डी बी को तो वापस भेजेगा नहीं, लेकिन जो आउटगोइंग लिंक है उसको भेज देगा. तो डी का आउटगोइंग लिंक क्या है? अभी सी है. डी किसको भेजेगा? सी को भेजेगा. सो डी हमारे पास, डी के पास जैसी पैकेट आया तो डी किसको भेजेगा? सी को भेजेगा. डी ने इस पैकेट को सी को भेज दिया. जैसे ये पैकेट सी के पास आया था, लिसन में, जैसे पैकेट ये सी के पास आया था तो सी के पास कहां से आया था? बी से आया था. सी बी को तो वापस भेजेगा नहीं, लेकिन सी किसको भेजेगा? डी को भेजेगा. भाई सी के पास कहां से आया? बी के पास, फ्लडिंग में, तो सी क्या करेगा? डी को भेज देगा. अब सी ने जैसे ये पैकेट डी को भेजा, सी ने जैसे ये पैकेट हमारे पास किसको भेजा? डी को भेजा.
सी ने किसको भेजा? डी को भेजा। अब सी ने किसको भेजा? डी को भेजा। अब डी के पास जो पैकेट आया कहां से आया? सी से आया। डी वापस सी को तो भेज नहीं सकता, लेकिन डी किसको क्या करेगा? बी को भेजेगा। तो डी किसको भेजेगा? बी को भेजेगा। डी ने इसी सेम पैकेट को किसको भेज दिया? बी को भेज दिया। जैसे बी के पास पैकेट आया तो कहां से आया है? डी से। बी डी को तो वापस नहीं भेजेगा, बिकॉज डी से तो आया ही है। लेकिन बी के पास आया तो बी क्या करेगा? डी को नहीं भेजेगा, लेकिन बाकी जितने भी आउटगोइंग लिंक है सबको भेजेगा। तो सपोज बी हमारे पास किसको भेज देगा? ए को भी भेज देगा। और बी हमारे पास किसको भेज देगा? सी को भी भेज देगा। अब सी के पास फिर से कोई पैकेट आया तो ये वापस बी को तो भेजेगा नहीं, ये किसको भेजेगा? डी को भेजेगा। अब सपोज डी के पास पैकेट कहां से आया? सी से आया है, तो डी क्या काम करेगा? सी को तो भेजेगा नहीं, लेकिन किसको भेजेगा? बी को भेजेगा। जैसे बी के पास पैकेट आया तो बी के पास कहां से आया? डी से आया, तो बी डी को तो भेजेगा नहीं, बी किसको भेजेगा? ए को भेजेगा और फिर से सी को भेजेगा। तो इस टाइप से क्या हो रहा है? पैकेट लूप में घूम रहा है। ट्रैफिक बहुत हाई है, दनादन यहां से पैकेट हमारे पास क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं भाई, अननेसेसरी। फ्लडिंग में हमारे पास, मेरे पास पैकेट आया कोई, मैं दूसरे को भेज रहा हूं। मेरा काम क्या? जिससे आया उसको नहीं भेजूंगा, बाकी सबको भेजूंगा। एक ही पैकेट, एक सेम पैकेट हमारे पास डी ने कितनी बार भेज दिया? फॉरवर्ड कर दिया। और सेम पैकेट हमारे पास बी भी कई बार फॉरवर्ड कर चुका है आगे, सेम पैकेट सी भी कई बार फॉरवर्ड कर चुका है। तो नहीं, यहां पे हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है? यहां पे हमारे पास इनफाइनाइट लूपिंग की कंडीशन दोस्तों हो सकती है। इनफाइनाइट लूपिंग की कंडीशन हो सकती है। इनफाइनाइट लूपिंग हो सकती कि नहीं हो सकती? प्लीज टेल मी। बार बार पैकेट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। इज इट क्लियर? फटाफट से बताओ भाई। बात क्लियर है सभी को? अरे बताएंगे ना, टाइम टू लिव यूज करेंगे। टीटीएल भी यूज करेंगे भाई। पहले प्रॉब्लम तो आती तभी तो सॉल्यूशन बनाते हैं यार। ठीक है, चलो। अब मैं आपको बताऊं रियलिटी में हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, नाउ सपोज हमारे पास ये कोई ए है, ये मेरे पास कोई बी है, ये मेरे पास कोई सी है, ये मेरे पास कोई डी है। ठीक है, हो क्या रहा है? क्यों हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? एक बात बताओ छोटी सी। सबसे पहले हमारे पास ए ने पैकेट किसको भेजा? बी को भेजा। ये पैकेट किसका है? ए का पैकेट है। ए ने किसको भेजा? बी को भेजा। अब बी क्या काम कर रहा है? बी इस पैकेट को यहां भी फ्लड करेगा और बी इस पैकेट को यहां भी फ्लड करेगा। ठीक है, तो ए का पैकेट डी के पास ये आ चुका है। ए का पैकेट भाई पहले हमारे पास ए के पास डी के पास ए का पैकेट आ चुका है। इस पाथ को फॉलो करके भाई ये हमारे पास क्या है? दो ही हॉप का पाथ है। और सेम पैकेट, लिसन मी, बी ने एक कॉपी यहां पे सेंड की थी, एक कॉपी यहां पे सेंड की थी। अब जब सी के पास आया तो सी ने क्या किया? यहां भी सेंड कर दिया। तो डी के पास, हमारे पास डी के पास सेम ही पैकेट की दो कॉपी आ गई। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? डी के पास सेम पैकेट, यहां से हमारे पास ए ने भेजा बी के पास, बी ने हमारे पास डायरेक्टली एक यहां भेज दी कॉपी, एक यहां भेज दी, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेज दिया। तो डी के पास हमारे पास दो कॉपी आ गई, एक सेम ही पैकेट की। अब डी के पास जब पहली बार कॉपी आई थी तो उसने फॉरवर्ड कर दिया था आगे पैकेट। भाई जैसे ही हमारे पास ये वाला पैकेट आया था तो इसने क्या किया? डी के पास आया था कहां से? बी से, इसने सी को भेज दिया। अब डी के पास जब ये पैकेट सी से आया तो ये सेम पैकेट था जो ये ए से आ चुका था। भाई ये सेम पैकेट आ चुका था पहले से, लेकिन जब इससे आया सी से डी के पास तो डी ने क्या सोचा कि नया पैकेट है, डी ने क्या सोचा कि नया पैकेट है, डी ने क्या सोचा नया पैकेट है, तो डी ने फिर फॉरवर्ड कर दिया। जबकि दोस्तों हमारे पास ये यहां पे हमारे पास ये सेम पैकेट डी रिसीव कर चुका है।
ये पैकेट किसने भेजा, सोर्स क्या था, ए। तो यानी सोर्स ए ने हमारे पास जो कोई पैकेट भेजा था उसकी 2 कॉपी आ गई इसके पास, दूसरी कॉपी आई, पहली कॉपी तो उसने फॉरवर्ड कर दी, चलो ठीक है, पहला पैकेट आया कोई, आपने फॉरवर्ड कर दिया, सेम कॉपी उसकी आई, वो भी फॉरवर्ड कर दिया। तो ये हमारे पास ट्रैफिक को क्या कर रही है, चीजें बढ़ा रही हैं, ट्रैफिक को बढ़ा रही है हमारे पास, और इनफाइनाइट लूपिंग की कंडीशन भी हमारे पास हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो यानी क्या होना चाहिए बेस्ट आइडिया, तो यानी इस प्रॉब्लम को, इनफाइनाइट लूपिंग की प्रॉब्लम को, और ये जो ट्रैफिक इतना बहुत ज्यादा यहां पे हो रहा है, उस ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सीक्वेंस नंबर का फील्ड। भाई सेम, जब हमारे पास सेम पैकेट दूसरी बार आएगा, यदि हम पैकेट के ऊपर एक सीक्वेंस नंबर लिख दें कि भाई ए ने ये पैकेट भेजा है, इसका सीक्वेंस नंबर 0। भाई हम आईपी पढ़ा है, तो पैकेट के नंबर क्या होता था, यानी आईपी डेटाग्राम के ऊपर क्या होता था, आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर एक पैकेट का एक नंबर होता था। सेम पैकेट यदि आपके पास 2 बार आ जाए तो आप क्या करते थे, एक बार डिलीट कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, भाई जरूरत ही नहीं है, मैं रिसीव कर चुका हूं। तो सेम एज इट इज, हर एक पैकेट के ऊपर एक सीक्वेंस नंबर होगा। अब यदि सेम ही सीक्वेंस नंबर का पैकेट दूसरी बार जब आपके पास आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये मैं पहले ही क्या कर चुका हूं, फॉरवर्ड कर चुका हूं। तो यहां पे करना क्या है, आपके पास पहली बार किसी भी एक सोर्स का, मान लो ए का कोई पैकेट आया जिसका सीक्वेंस नंबर 0 है, तो पहली बार आपके पास आया तो आप फॉरवर्ड कर दो उसको। अब दूसरी बार किसी दूसरे पाथ से घूम के आया वही पैकेट, वही सेम सीक्वेंस नंबर का जो आप पहले फॉरवर्ड कर चुके थे, तो दूसरी बार आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। आप क्या बोलोगे, भाई ये तो मैं ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूं। तो ट्रैफिक को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? भाई सेम ही सीक्वेंस कैसे सर 2 बार कैसे आ सकता है, भाई फ्लडिंग हम यूज कर रहे हैं, तो यानी सेम पैकेट अलग अलग पाथ को फॉलो करके डेस्टिनेशन के पास 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है। अब यदि सेम ही पैकेट 4 बार आया, तो वो पैकेट, भाई फ्लडिंग का मतलब क्या है कि सबकी इंफॉर्मेशन सबके पास चले जाए। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई है तो मैं वो सबको शेयर करूंगा। अब डी के पास कोई इंफॉर्मेशन आई ए की, तो डी ने पहले फॉरवर्ड कर चुके हैं, वो दूसरी बार भी इंफॉर्मेशन आई, वही इंफॉर्मेशन है, तो वही इंफॉर्मेशन में बार बार क्यों शेयर कर रहा हूं, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, और इसकी वजह से ट्रैफिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं, यदि मेरे पास कोई पैकेट आएगा किसी भी सोर्स से, तो मैं एक बार उसको फ्लड कर दूंगा सबको लेकिन दूसरी बार यदि वही पैकेट आया, तो वो पैकेट तो मैं फ्लड कर चुका हूं, यानी वो इंफॉर्मेशन मैं भेज चुका हूं। अब ये इंफॉर्मेशन क्या बन गई है, ओल्ड इंफॉर्मेशन बन गई है। भाई ये इंफॉर्मेशन तो मैं दे चुका हूं पहले ही, तो यानी अब दोबारा फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? अब देखो मैं हमारे पास इस प्रॉब्लम को कैसे क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो तो पहली बार सिर्फ पैकेट को फॉरवर्ड करना है, और दूसरी बार दोस्तों क्या करना है, फॉरवर्ड नहीं करना है। यानी कैसे हमारे पास हम इसको सॉल्व करेंगे, सीक्वेंस नंबर की हेल्प से। ठीक है, अब ए हमारे पास जो है, ए हमारे पास कोई पैकेट भेजना चाहता है, सपोज ए सोर्स है, ए क्या है, सोर्स। अब ए कोई पैकेट भेजेगा, ए यहां से हमारे पास, ठीक है, ये एक कोई पैकेट भेज रहा है और जिसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 0 है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर की बात की जाए तो यहां पे सीक्वेंस नंबर 32 बिट का है, तो कितने सीक्वेंस नंबर पॉसिबल होंगे, 0 to 2 power 32 minus 1, 0 to 2 power 32 minus 1। बात समझ में आ रही है? तो यानी हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से करेंगे। तो यानी हमारे पास पैकेट ए का है और सीक्वेंस नंबर क्या है, 0। यानी क्या होगा ऐसे, जब आप ए, हमारे पास कोई भी सोर्स पहला पैकेट भेजेगा तो सीक्वेंस नंबर क्या रखेगा, 0। दूसरा पैकेट भेजेगा सीक्वेंस नंबर 1, तीसरा पैकेट भेजेगा सीक्वेंस नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 3, सीक्वेंस नंबर 4। सो यानी हर एक नए पैकेट के लिए सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट होता रहेगा। आप पहला पैकेट भेज रहे हो, सीक्वेंस नंबर 0 चूज करो, दूसरा पैकेट भेज रहे हो, सीक्वेंस नंबर 1, तीसरा भेज रहे हो, सीक्वेंस नंबर 2, चौथा भेज रहे हो, सीक्वेंस नंबर 3। इस टाइप से सीक्वेंस नंबर हर एक न्यू पैकेट का इंक्रीज होता रहेगा। बात समझ में आई? अब हमारे पास जैसे ही हमारे पास, भाई ए क्या काम करेगा, ए इस पैकेट को किसको भेजेगा, बी को भेजेगा। ए इस पैकेट को किसका क्या काम करेगा, बी को भेजेगा। जैसे ये पैकेट बी के पास आया, कहां से आया है पैकेट, ए से आया है, सोर्स क्या है, ए है। तो यानी बी क्या काम करेगा, पहली बार ये पैकेट आया, इसको फॉरवर्ड कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। बी यहां भी फॉरवर्ड करेगा हमारे पास सी के पास। बी क्या काम करेगा, बी क्या काम करेगा, बी सी को भी फॉरवर्ड करेगा, बी डी को भी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन यहां पे हमारे पास एक, ये जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन दोस्तों एक टेबल में स्टोर कर लेगा।
तो टेबल में क्या स्टोर करेगा? बी ये स्टोर करेगा कि मेरे पास पैकेट कहां से आया था, ए से आया था, और उसका सीक्वेंस नंबर क्या था, 0। यानी एक का पैकेट जिसका सीक्वेंस नंबर 0 था वो मैं आगे फॉरवर्ड कर चुका हूं। जैसे ही आया पहले पैकेट तो ये अपनी टेबल में इंफॉर्मेशन सेव करेगा। क्या इंफॉर्मेशन सेव करेगा? कि भाई ये ए का पैकेट था जिसका सीक्वेंस नंबर 0 था, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। यहां पे बी ने हमारे पास इसको फॉरवर्ड किया, सी को भी फॉरवर्ड किया, और बी ने हमारे पास किसको फॉरवर्ड किया, डी को फॉरवर्ड किया। लेकिन ये इंफॉर्मेशन सेव करके रख ली। इस इंफॉर्मेशन को सेव करने का क्या फायदा है कि अगली बार यदि बी के पास कोई पैकेट आया और उसमें ये लिखा होगा ये पैकेट ए का है, सीक्वेंस नंबर 0 है, तो अगली बार बी उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो यानी अगली बार कोई पैकेट आता है तो पहले ही अपनी टेबल में चेक करेगा कि भाई ए का पैकेट, क्या पैकेट नंबर 0 मैं ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूं, यस आई हैव सीन द पैकेट नंबर 0, मेरे पास सेव है टेबल में। तो क्या काम करेगा, दूसरी बार यदि हमारे पास बी के पास यही पैकेट घूम के आया ए का जो हमारे पास सीक्वेंस नंबर 0 वाला, तो ये उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब जैसे ही हमारे पास पैकेट किसके पास आया, ये सी के पास आया। जैसे ही पैकेट सी के पास आया तो सी ने भी क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली कि भाई ये सोर्स क्या है, ए है, और सीक्वेंस नंबर 0। यानी ए का पैकेट ए ने भेजा था जिसका सीक्वेंस नंबर 0 है। अब बात समझना बहुत ध्यान से, बात समझना बहुत ध्यान से। तो हमारे पास जैसे ये पैकेट डी के पास आया, तो भाई ये हमारे पास सी के भी पास आएगा, ये पैकेट डी के भी पास आएगा। जैसे ये पैकेट डी के पास आया तो डी ने भी क्या किया, हमारे पास डी ने भी एक टेबल बनाई अपनी, डी के पास आया, डी ने अपने एक टेबल बनाई पहले कि भाई अच्छा ठीक है, यानी ये पैकेट कहां से आया है, ये ए से आया है, और उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 0 है। तो ठीक है, पहली बार ही पैकेट आया ए से, सीक्वेंस नंबर 0 है, तो डी ने स्टोर कर लिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो डी किसको फॉरवर्ड कर देगा, ये सी को फॉरवर्ड कर देगा। बात समझ में आई? अब डी ने जब इस पैकेट को फॉरवर्ड किया तो ये पैकेट फिर से आया किसके पास, सी के पास। अब सी क्या काम करेगा, अब पैकेट क्या है, ये जो पैकेट आया है ये कहां से आया, ए से आया है, और इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 0। यानी ये दोबारा आ गया हमारे पास ए का पैकेट, ये क्या आ गया, ए का पैकेट दोबारा आ गया, ए का पैकेट दोबारा आ गया, सीक्वेंस नंबर 0। तो पहली बार फॉरवर्ड कर दिया था, इस बार ये फॉरवर्ड नहीं करेगा। बोला भाई ये पैकेट तो मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, आगे फॉरवर्ड कर चुका हूं। बात समझ में आ रही है? भाई सी, लिसन मी, जब सी के पास ये आया था, भाई सी के पास जब आया था सी किसको भेजेगा, या चलो ऐसे कर लो, पहले इस केस को समझ लो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी कुछ आप कंफ्यूज हो सकते हो। चलो मान लो ये कंडीशन थी, ठीक है, ये कंडीशन है, भाई डी के पास आया था तो डी ने क्या कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब छोटी सी बात समझो, अब जब ये पैकेट सी के पास आया था, सी ने स्टोर कर लिया कि भाई ए से आया था, सीक्वेंस नंबर क्या था, 0। सी ने स्टोर, ए से आया था, सीक्वेंस नंबर क्या था, 0। तो सी क्या काम करेगा, पहली बार पैकेट आया है, इंफॉर्मेशन सेव कर ली, और सी ने किसको भेज दिया, डी को। जैसे ही सी ने हमारे पास डी को भेजा था तो इसने चेक किया कि पैकेट कहां से आया, भाई सोर्स क्या है, ए है, और सीक्वेंस नंबर क्या है, 0। यानी सेम पैकेट हमारे पास इसके पास फिर से वापस आ गया, ए का पैकेट था, सीक्वेंस नंबर 0। तो पहली बार तो इसने फॉरवर्ड कर दिया था, दूसरी बार क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, इसको ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब जब डी के पास यहां से पैकेट आया पहली बार तो इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन जब सेम पैकेट यहां इस पास से होता हुआ डी के पास आया तो अब ये डी इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। डी बोल चुका है कि भाई ये पैकेट, ए का पैकेट सीक्वेंस नंबर 0 का मैं आगे पहले फॉरवर्ड कर चुका था, यानी अब मैं दोबारा फॉरवर्ड नहीं करूंगा। यानी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई थी मैंने सबको भेज दिया, यानी मैं एडवर्टाइज कर चुका हूं, मैं अपनी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी वो मैंने भेज दी। अब दोबारा आप सेम इंफॉर्मेशन मुझे भेज रहे हो, मैं दोबारा सबको क्यों बताऊं? भाई एक बार बताओ, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है आप सबको बता दो। एक आदमी ने आपको इंफॉर्मेशन बताई कि भाई ये है, ऐसा है, ठीक है, इस रूट से पैकेट जल्दी आएगा ना। आपको किसी आदमी ने आपको 10 बजे इंफॉर्मेशन बताई कि 10 बजे भाई ये ऐसा कांड हो गया, ठीक है, पड़ोस में, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन पता चल गई, तो आप क्या करोगे, भाई सबको बता दोगे। अब 10 बजे आपको पता चलेगा, आपने 10 बजे सबको बता दिया। अब 11 बजे कोई लेट राती बंदा है जिसको बाद में पता चला, 11 बजे वो आया कि भाई ऐसा कांड हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये सब मुझे पता था, ये इन्फॉर्मेशन मैं सबको बता चुका हूँ। वो बोलेगा भाई ये इन्फॉर्मेशन है सबको फैला दे, बोला भाई मैं पहले ही फैला चुका हूँ, मैं तुझसे तेज हूँ। तो दोबारा सेम इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी तो आप नहीं फैलाओगे। बात समझ में आ गई?
इससे सिंपल वर्ड से मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। अब सेम, जब बी के पास ये पैकेट आया था, यानी डी के पास ये पैकेट आया इस रूट से होते हुए, डी के पास आया, जो डी के पास आया था तो डी क्या काम करेगा, डी के पास आया कहां से, बी से, बी को तो नहीं भेजेगा, किसको भेजेगा, सी को भेजेगा। जैसे ही इसने डी ने सी को भेजा ये पैकेट, तो भाई पैकेट क्या है, एक ही पैकेट है और सीक्वेंस नंबर क्या है, 0 है। एक ही पैकेट है और सीक्वेंस नंबर क्या है, 0 है। तो ये समझ जाएगा सी कि भाई मेरे पास पैकेट ये वाला सोर्स ए ने भेजा था, सीक्वेंस नंबर 0 वाला, पहले ही मैं फॉरवर्ड कर चुका हूं। अब ये इधर से घूम के द्वारा चला गया, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, नहीं इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ऐसा करने से हमारे पास जो इनफाइनाइट लूपिंग की प्रॉब्लम है या जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आई, इज इट क्लियर। सेम ही सीक्वेंस नंबर का पैकेट दूसरी बार घूम के आता है तो मैं क्या करूंगा, उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। दूसरी बार मैं इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही बार क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन सबको शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हर एक पैकेट में हमको सीक्वेंस नंबर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी कोई लिंक स्टेट पैकेट है, हर एक पैकेट का क्या होगा, एक सीक्वेंस नंबर होगा। इसलिए मैंने यहां पे ये स्पेस छोड़ी थी, तो क्या होगा, यहां पे ये सीक्वेंस नंबर होगा, यहां पे क्या होगा, सीक्वेंस नंबर होगा, यहां पे क्या होगा, हमारे पास सीक्वेंस नंबर होगा। ये बात क्लियर है भाई हमारे पास। अब देखो मैं आपको और थोड़ा डिटेल बता दूं। मान लो हमारे पास ये डी है, यानी हर एक नोड अपना डेटाबेस बनाएगा। डेटाबेस जैसे कि मान लो मैं डी की बात कर लेता हूं, एट डी, ठीक है। ये हमारे पास कोई डेटाबेस होगा। डेटाबेस का मतलब क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, यानी डी के पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, सपोज इस डेटाबेस में हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास यहां पे दो टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। कौन है भाई फोन करने वाला, सर क्लास में हूँ, मेरी क्लास चल रही है, ठीक है। क्लास में हूँ, क्लास के बाद फोन लगाता हूँ सर आपको, ठीक है। देखो हर एक राउटर जो है वो अपना डेटाबेस बनाएगा। जैसे कि मान लो मैं डी पे बना के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या लिखा गया, ये राउटर, और यहां पे हमारे पास एक होगा लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर, लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर, लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर, यानी ये डी 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 डेटाबेस। भाई डी के लिए हमारे पास इस समय और कौन राउटर, ए है, बी है, सी है, तो यानी सब के लिए एक डेटाबेस बनाएगा कि भाई यानी डी के पास कोई पैकेट आ चुका है ए से, मान लो इसने लेटेस्ट क्या इंफॉर्मेशन रिसीव की है कि ए से ये कोई पैकेट रिसीव कर चुका है, लेटेस्ट जिसका सीक्वेंस नंबर हमारे पास क्या है, सपोज 10, यानी 10 सीक्वेंस नंबर तक का पैकेट ये हमारे पास लेटेस्ट यानी ए से रिसीव कर चुका है। और हमारे पास सपोज ये बी से रिसीव कर चुका है डी, लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर 20, और सी से हमारे पास रिसीव कर चुका है सपोज 30। ये हमारे पास ये यानी डी जो हमारे पास है अभी तक हमारे पास जो ए ने पैकेट भेजा होगा, यानी सोर्स यदि ए है तो ए से सीक्वेंस नंबर 10 रिसीव कर चुका है, बी से हमारे पास 30 रिसीव कर चुका है, और सी से हमारे पास सीक्वेंस नंबर 30 रिसीव कर चुका है। ए से 10, बी से हमारे पास 20 और सी से हमारे पास क्या रिसीव कर चुका है, 30। अब मान लो कुछ देर के बाद, लिसन मी, यानी ये हमारे पास इसके पास इंफॉर्मेशन मेंटेन है डी के पास। अब यदि मान लो हमारे पास बी कोई हमारे पास पैकेट आया, ठीक है, ठीक है, सोर्स क्या है ए, कोई ए से यदि पैकेट आया, ए से कोई यदि पैकेट आया इस समय डी के पास, ए से कोई पैकेट आया, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है, ए से यदि पैकेट आया, इसका सीक्वेंस नंबर यदि 8 है, तो ए क्या काम करेगा, इसका ए से पैकेट आया सीक्वेंस नंबर 8, भाई लेटेस्ट जो पैकेट था, लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर का पैकेट जो मैंने सीन किया था, यानी जो मेरे पास आया था वो 10 था, जो 10 सीक्वेंस नंबर तक के पैकेट में आगे फॉरवर्ड कर चुका हूं। अब यदि हमारे पास ये पैकेट आया है ए से जिसका सीक्वेंस नंबर कितना है 8, तो ये तो भाई ओल्ड इंफॉर्मेशन हो गई ना, ये हमारे पास पुरानी इंफॉर्मेशन है। भाई मैं तो 10 सीक्वेंस नंबर तक के पैकेट आगे फॉरवर्ड कर चुका हूं सर, तो 8 बाद में क्यों आया है, भाई 8 बाद में ऐसे आ सकता है बिकॉज हमारे पास सीक्वेंस नंबर 8 क्यों आ सकता है, भाई ऐसा हो सकता है हमारे पास क्योंकि पैकेट अलग अलग रूट को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास लेट आया है, ये किसी लॉन्गेस्ट रूट को फॉलो करके आया है, मेरे पास लेट आया है, और एक ही पैकेट की बहुत सारी कॉपी भी रिसीव हो सकती है हमारे पास। बात समझ में आ रही, आप ऑलरेडी इसको फॉरवर्ड कर चुके थे,
मैं तो 10 तक का फॉरवर्ड कर चुका हूं, ये 8 वाला आया है, तो ए इस पैकेट को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा कि नहीं, ए इस पैकेट को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा कि भाई ये क्या है, ओल्ड पैकेट है ये तो। मैं तो सीक्वेंस नंबर 10 तक का, भाई सीक्वेंस नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, 0 1 2 10th 11th पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 10 सीक्वेंस नंबर तक का पैकेट हमारे पास फॉरवर्ड कर चुका हूं, तो 8 को क्यों फॉरवर्ड अब करूं। अब यदि मान लो यहां से हमारे पास ए से कोई पैकेट, डी के पास ए से कोई पैकेट आता है जिसका सीक्वेंस नंबर 15 है, तो इसका क्या काम करेगा भाई, लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर मैंने क्या आगे फॉरवर्ड किया था 10, अब ये किसका आया है, 15 आया है भाई, 15 आया है। तो यानी हमारे पास इसको क्या करेगा, लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर 15 इसको हमारे पास आगे फॉरवर्ड कर देगा, इसको आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। अब यदि ए से मेरे पास एक पैकेट आया जिसका सीक्वेंस नंबर 12 है, जिसका सीक्वेंस नंबर 12 है, अब ये बताओ 12 को क्या फॉरवर्ड करेगा, डिस्कार्ड करेगा, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यू। 12 को फॉरवर्ड करेगा, डिस्कार्ड करेगा। सर 12 तो यहां था ही नहीं टेबल में, 10 के बाद सीधा 15 आया है, तो 12 आया ही नहीं, तो सर 12 को फॉरवर्ड करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए, बताओ 12 को फॉरवर्ड करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। 12 को फॉरवर्ड करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए, ये 12 को भी डिस्कार्ड करेगा भाई। 15 क्या है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जब मैं 15 तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर चुका हूं, तो ये 12 जिसका है तो ओल्ड इंफॉर्मेशन है, पुरानी न्यूज है, पुरानी न्यूज में क्यों फॉरवर्ड करूं आगे, मेरे पास तो 15 तक का हो चुका है। बात समझ में आई, 15 तक का, बिकॉज उसने पैकेट के नंबर डाले हैं तो सीक्वेंस में ही डाले होंगे। बात समझ में आई, 15 में आगे फॉरवर्ड कर चुका हूं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ये क्या ओल्ड इंफॉर्मेशन है, डिस्कार्ड कर दिया। नाउ अब यदि ए से कोई पैकेट आया जिसका सीक्वेंस नंबर 15 ही है, डुप्लीकेट, 15 वाला मैं आगे फॉरवर्ड कर चुका था, 15 वाला मैं आगे फॉरवर्ड कर चुका, फिर से 15, सेम पैकेट दो बार आ सकता है, यस, तो इसको भी क्या करूंगा मैं, इसको भी डिस्कार्ड करूंगा, इसको भी क्या करूंगा, डिस्कार्ड। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, फटाफट से बता दो। तो जो भी बात मैंने यहां आपको बताई है वो सारी बात मैंने आपको पॉइंट में भी लिखी हुई है, क्या पॉइंट में लिखी हुई है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है मैंने ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, यानी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जिसका नाम है एंड्रयू एस टैंडनबम के लेटेस्ट एडिशन से मैंने ये सारी लाइनें यहाँ पे उठाई हैं, ठीक है। तो ये मेरी कुछ लाइन नहीं है, ये स्टैंडर्ड बुक की ही पूरी लाइन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक में हमारे पास क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो मैं आपको वहां से लेके आया हूँ, ठीक है। मैंने भी इसी सीखा था। यदि राउटिंग एल्गोरिथम की बात की जाए तो राउटिंग एल्गोरिथम में फोरोजन में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, फोरोजन में मतलब बहुत डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन एंड्रयू एस टैंडनबम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में। यदि कभी आपको पढ़ना हो, वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने भी वहीं से पढ़ा है और वहीं से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड किताब से, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हो तो ना। हाँ, एक बात और बता दूं मैं उससे पहले। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर जैसे कि मान लो ये आप सीक्वेंस नंबर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो सर पहले पैकेट का 0, दूसरे का 1, ऐसे, तो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर क्या हो सकता है, 2^32 - 1। तो सर जब सीक्वेंस नंबर खत्म हो जाएंगे, सीक्वेंस नंबर खत्म हो गए, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रैप अराउंड, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अब आपने रिपीट किया 0, तो सर ये नया वाला 0 है, अब पुराना 0 आप ऑलरेडी यहां पे फॉरवर्ड कर चुके थे, सीक्वेंस नंबर इस रैप मुझे करना पड़ा बिकॉज सीक्वेंस नंबर खत्म हो गए। तो सर फिर से जो नया वाला 0 है, मैं ये सोच सकता हूं कि ये 0 तो मैं फॉरवर्ड कर दिया था, तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर सकता हूं, ऐसा भी। तो ऐसा यदि बात की जाए यहां पे हमारे पास कि सर रैप अराउंड हो सकता है, यहां पे सेम सीक्वेंस नंबर रिपीट करना पड़ जाए, तो दोस्तों यानी ऐसा सोचना भी यहां पे पाप है। सर क्यों पाप है, पाप इसलिए है भाई, यदि आप हर सेकंड एक पैकेट सेंड करोगे, हर सेकंड एक लिंक स्टेट पैकेट फॉरवर्ड होगा, तो 2^32 सीक्वेंस नंबर को खत्म करने में 137 साल लग जाएंगे, कितने, 137 ईयर्स। तो ये जो 2^32 सीक्वेंस नंबर है, हर सेकंड यदि एक पैकेट जनरेट, और नॉर्मली हर 10 सेकंड में एक पैकेट जनरेट होता है, इट इज रिटन इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ठीक है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, नॉर्मली हर 10 सेकंड में एक पैकेट जनरेट हो रहा है। तो यानी हमारे पास यहां पे यदि पर सेकंड भी एक पैकेट जनरेट हो, तब भी 137 साल बाद ये हमारे पास 2^32 सीक्वेंस नंबर क्या होंगे, खत्म होंगे। तो ऐसा सोचना भी पाप है, ठीक है। सो दिस एंटायर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द टैंडनबम। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, द फंडामेंटल आइडिया इज टू यूज फ्लडिंग to distribute the link state packet to all routers.
फंडामेंटल आइडिया इज टू यूज फ्लडिंग टू डिस्ट्रीब्यूट द लिंक स्टेट पैकेट टू ऑल राउटर। भाई हमारे पास फ्लडिंग का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट द लिंक स्टेट पैकेट टू ऑल राउटर्स। हम सारे राउटर्स को लिंक स्टेट पैकेट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिंपल ना। नेक्स्ट लाइन, टू कीप द फ्लड इन चेक, टू कीप द फ्लड इन चेक each packet contain a sequence number, each packet contain a sequence number, that is each packet contain a sequence number to keep the flood in check. Okay, each packet contain a sequence number that is incremented for each new packet sent, that is incremented for each new packet sent। मतलब इनिशियली सीक्वेंस नंबर क्या है 0, नेक्स्ट पैकेट का क्या हो जाएगा 1, नेक्स्ट पैकेट का क्या हो जाएगा 3, 2, नेक्स्ट पैकेट का 3, वही बात बोल रहे हैं। नाउ राउटर्स कीप ट्रैक ऑफ ऑल दी, routers keep track of all the source router comma sequence। so router के पास क्या होता है, source router और sequence, कहां से पैकेट आया उसका sequence नंबर। भाई हर एक राउटर के पास ये पेयर, दिस सी, लिसन मी, राउटर कीप ट्रैक ऑफ ऑल दी सोर्स राउटर कॉमा सीक्वेंस पेयर दिस सी, जो उनने सीन कर चुके हैं, हर एक राउटर के पास वो एंट्री मेंटेन करनी है। किसकी, सोर्स की, क्या है सोर्स राउटर और सीक्वेंस। तो वही मैंने आपको बताया था, सोर्स राउटर क्या है ए है, सीक्वेंस क्या है 0। तो जब पैकेट बी के पास है, सोर्स राउटर क्या है ए है, सीक्वेंस नंबर 0। ये सी के पास आया पैकेट, कहां से है ए, सोर्स क्या है ए, कहां सीक्वेंस नंबर क्या है 0। तो हर एक राउटर के पास ये इंफॉर्मेशन इसका पेयर रहेगा, यानी सोर्स राउटर किसने भेजा है और उसका सीक्वेंस नंबर क्या था, ये पेयर मैं आपको बता चुका था। व्हेन ए न्यू लिंक स्टेट पैकेट कम्स इन, जब कोई नया लिंक स्टेट पैकेट आता है, it is checked against the list of packet already seen। जब कोई नया पैकेट आता है तो लिस्ट में चेक करता है जो पैकेट ये ऑलरेडी सीन कर चुका है, सीन कर चुका है या आगे फॉरवर्ड कर चुका है, चेक करता है। ये मैंने आपको बताया चेक करता है लिस्ट में। यहां हमारे पास ये पैकेट दोबारा है, चेक किया भाई ये तो मैं आगे फॉरवर्ड कर चुका था पहले से ही। नाउ लिसन, लिस्ट ऑफ पैकेट ऑलरेडी सीन, इफ इट इज न्यू, यदि ये नया है, मतलब नया है कि यानी इसका सीक्वेंस नंबर नया, यानी जो मैंने ऑलरेडी सीन किया वो नहीं है, नया है। इफ इट इज न्यू, इट इज फॉरवर्डेड ऑन ऑल लिंक्स एक्सेप्ट द वन इट अराइव ऑन, यानी ये सबको पे फॉरवर्ड हो जाएगा एक्सेप्ट जिससे आया था, ठीक है। इफ इट इज डुप्लीकेट, इफ इट इज डुप्लीकेट इट इज डिस्कार्डेड, यदि डुप्लीकेट है तो वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था, ए से फिर आया सीक्वेंस नंबर 15 का पैकेट, जो मैंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डुप्लीकेट पैकेट, डुप्लीकेट पैकेट क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। नाउ आगे क्या है, इफ ए पैकेट विद ए सीक्वेंस नंबर, विद ए सीक्वेंस नंबर लोअर देन द हाईएस्ट वन सीन, हाईएस्ट वन जो मैं सीन कर चुका हूं यदि उससे लोअर है, इफ ए पैकेट विद ए सीक्वेंस नंबर लोअर देन द हाईएस्ट वन सीन सो एवर अराइव, it is rejected as being obsolete as the router has more recent data। भाई यदि हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास if a packet with a sequence number lower than the highest one seen, यदि लोअर आता है उससे जो मैं हाईएस्ट सीन कर चुका हूं उससे यदि लोअर आता है तो उसको रिजेक्ट कर दो। भाई मैंने आपको ये बताया था, इनिशियली लेटेस्ट क्या था 10 था, मेरे पास 8 आया, उससे लोअर आया, हाईएस्ट में ये सीन कर चुका हूं, लेटेस्ट में ये सीन कर चुका हूं, 8 आया तो क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। यानी ये मैंने आपको ऐसे बताया है, ऐसा किसी बुक में नहीं है, मतलब बुक से मैंने ये पढ़ा है, उसके बाद ये आपको समझा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको बात समझ में आए, लेकिन सारी चीजें वही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस एल्गोरिथम हैज फ्यू प्रॉब्लम, इस एल्गोरिथम में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है बट दे आर मैनेजेबल, ये हमारे पास मैनेजेबल है। क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, फर्स्ट, इफ द सीक्वेंस नंबर रैप अराउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस नंबर यदि रैप अराउंड हुआ, यदि आप ऐसा सोच रहे हो, कंफ्यूजन विल, नाउ सॉल्यूशन हियर इज टू यूज ए 32 बिट सीक्वेंस नंबर। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, 32 बिट का सीक्वेंस नंबर यूज कर रहे हैं, ओके, विद 1 लिंक स्टेट पैकेट पर सेकेंड, विद 1 लिंक स्टेट पैकेट पर सेकेंड, यदि पर सेकेंड एक लिंक स्टेट पैकेट आप सेंड कर रहे हो, इट वुड टेक 137 ईयर्स टू रैप अराउंड। तो यानी ये रैप अराउंड के लिए कितना टाइम लेगा, 137 साल लेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। सो इट इज, सो दिस पॉसिबिलिटी कैन बी इग्नोर। हम इस पॉसिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ये जो हमारे पास कहानी आपको लिखी है, ये समझ में आई, तो यहां से आपको एक आइडिया ये भी लग गया होगा यार, देखो किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े भाई। यार ये इसी में थोड़ा सा और वो करवा के आता हूं भाई, 1 मिनट वेट करो।
चलो बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, नाउ चलो एक बात मैं आपको और बता दूं, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है हमारे पास सीक्वेंस नंबर में। ठीक है, सीक्वेंस नंबर में प्रॉब्लम हमारे पास ये है, जो हमने यहां पे हमारे पास ये लिखा है, इसमें भी एक दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम इन सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर में प्रॉब्लम, वैसे यार ये सब चीजें मुझे लगता नहीं गेट में पूछेगा, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा मजा सा आ जाएगा। जब पढ़ा ही रहे हैं तो फिर पढ़ा ही देते हैं नहीं पढ़ाते तो फिर नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो मैं जो पढ़ाता हूँ तो फिर भाई वो डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्या पता इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछ ले जाए। ठीक है, ना मान लो ये मेरे पास कोई राउटर है, ये मेरे पास कोई राउटर है, और ये लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर की जो लिस्ट थी, लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर। तो यार राउटर हमारे पास क्या था? यहां पे हमारे पास ये राउटर ए बी सी था, ए बी सी, ए बी सी। और लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर हमारे पास लिस्ट क्या थी? 15 20 30, 15 20 30, 15 20 और 30, ये है। ठीक, 15 20 30। अब यार ये हमारे पास जो 15 लिखा है, एक्चुअली में ये 32 बिट का है ना? ये कितने बिट का है भाई साहब? 32 बिट का है। तो 32 बिट से 15 कैसे लिखेंगे भाई? ये 32 बिट से 15 कैसे लिखेंगे? बताओगे कोई? भाई 32 बिट से 15 कैसे लिखोगे? आप ऐसा लिखोगे यार, 1 2 3 0 0 0 0 चलता रहेगा, चलता रहेगा। और लास्ट में हमारे पास सपोज ये 15 लिखना है ना हमारे पास, ऐसा कुछ। ठीक है, 0 0 0, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू राइट इन द एंटायर 32 बिट नंबर। ओके, 32 बिट का नंबर 0 0 जो लगते रहेंगे हमारे पास। ये लास्ट में हमारे पास ये 15 है। अब एक्चुअली आपने यहाँ लेटेस्ट जो एंट्री की हुई है वो हमारे पास क्या की हुई है? 15 एंट्री की हुई है। अब हमारे पास सपोज 15 हमारे पास कैसे लिखा जाएगा? 01 में ऐसा लिखा जाएगा भाई हमारे। अब जब मैं इसको भेज रहा हूं हमारे पास, भाई हमारे पास ये टेबल में लिखा हुआ है, लेकिन गलती से हमारे यदि मान लो एक बिट की एरर हो गई, भाई 15 को कैसे लिखेंगे? 32 बिट का 0 0 0 0, लास्ट में हमारे पास 4 1 होंगे। यदि मान लो ये हमारे पास बिट चेंज होकर 0 से 1 बन गई, तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये क्या बन जाएगा? 15 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये क्या? 32, 32 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 47। बात समझ में आ रही है भाई? हमारे पास यदि ये एक बिट हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ बिट 0 से 1 बन जाए, तो ये हमारे पास 15 क्या हो जाएगा? 32 प्लस 15 47, इट बिकम्स 47। 15 becomes 47 or not? बात समझ में आ रही है भाई? हमारे पास ये सीक्वेंस नंबर 15 से हमारे पास कितना बढ़ गया? 32 और 15 कितना हो गया? 47 हो गया कि नहीं हो गया? हमारे पास 47 हो गया। तो यानी हमारे पास ये चेंज होके गलती से 15 से कितना हो गया मेरे पास? 47, यानी ये हमारे पास ये चेंज हो गया। अब देखो क्या यहां पे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यदि मान लो इस समय ए से कोई पैकेट आया, ए से कोई पैकेट आया यहां पे जिसका सीक्वेंस नंबर 16 है, तो आप क्या करोगे? रिजेक्ट कर दो, 16 को रिजेक्ट कर दो। बिकॉज यहां पे लेटेस्ट 15 का चेंज हो गया, क्या हो गया? 47, जबकि ये वैलिड पैकेट है। 16 आपने सीन नहीं किया, ये हमारे पास 15 करप्ट हो गया, क्या बन गया? 47 बन गया। अब हमारे पास फिर से ए से कोई पैकेट आया जिसका सीक्वेंस नंबर 17 है, रिजेक्ट कर दोगे। ए से कोई पैकेट आया जिसका सीक्वेंस नंबर कितना है? 18 है, रिजेक्ट कर दोगे। ए से कोई पैकेट आया जिसका सीक्वेंस नंबर कितना है? 19 है, रिजेक्ट कर दोगे। डॉट 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 डॉट। ए से जो पैकेट आया जिसका सीक्वेंस नंबर सपोज 47 है, इसको भी क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे, बिकॉज 47 तो ऑलरेडी सीन कर चुका हूं मैं। इसके बाद ए से जो पैकेट आया, सपोज ये 48 आया, तब आप इसको एक्सेप्ट करोगे।
भाई लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर अब तक 15 चेंज होने के बाद कितना बन गया 47। तो यानी हमारे पास 16 से और 47 तक ये मेरे पास सारे वैलिड पैकेट थे। वैलिड पैकेट्स आर रिजेक्टेड, वैलिड पैकेट्स आर रिजेक्टेड। तो इतने सारे वैलिड पैकेट यहां पे क्या हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं भाई। बात समझ में आ रही, इतने सारे वैलिड पैकेट्स क्या हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज वो 15 गलती से कितना हो गया 47। अब यहां पे ये सर ये सीरियस प्रॉब्लम है। व्हाई दिस प्रॉब्लम इज रियली वेरी सीरियस। ये सीरियस प्रॉब्लम इसलिए है कि भाई सोचो आप, ये 32 बिट का नंबर है। यदि ये वाले बिट हमारे पास, बात समझो, यदि ये वाले बिट हमारे पास चेंज हो जाए, ये वाले बिट 0 से 1 हो जाए, तो क्या होगा भाई? भाई ये हमारे पास क्या होता है 2 पावर 0 2 पावर 1। 32वीं बिट है तो ये क्या होगा 2 पावर 31। 2 पावर 31 मतलब 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 30। सो वी कैन से दैट दिस नथिंग बट 2G। ओके, और वी कैन से दैट 2 बिलियन। सो 15 की जगह इतना बड़ा नंबर हो जाएगा यार। सपोज ये हमारे पास 10 लाख में चेंज हो जाए, इवन 1 करोड़ में हो जाए, 2 करोड़, 15 विल बी कन्वर्टेड टू 2 करोड़। तो यानी नेक्स्ट टाइम, यानी 15 से 2 करोड़ तक जो भी पैकेट होंगे वो सारे पैकेट्स क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तिलक शर्मा थैंक यू। तो ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। इट विल बी वर्स्ट कंडीशन इफ दिस जीरो बिकम 1। इतना बड़ा नंबर, तो यानी जितने भी पैकेट्स जनरेट होते रहेंगे वो सारे पैकेट रिजेक्ट, सारे पैकेट रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। सो इट मे क्रिएट ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम नाउ। तो सर इसके लिए क्या किया जाए? अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर इसके लिए क्या किया जाए? तो भाई इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो क्या किया ही जाना है। तो हमने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि यहां पे अभी तक हमारे पास डेटाबेस जो होता था ना, उस डेटाबेस में हम क्या करते थे भाई, जैसे कि मान लो डेटाबेस जो चला आ रहा था हमारे पास ये वाला राउटर और लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर। जैसे कि हमारे पास डेटाबेस क्या था, इसमें क्या था राउटर, यहां पे क्या था मेरे पास लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर, यहां पे हमारे पास एक एंट्री होगी लाइफ टाइम। ये अलग अलग बुक में हमारे पास कहीं लाइफ टाइम लिखा है, कहीं हमारे पास ये एज लिखा है, और कहीं हमारे पास ये वैलिडिटी लिखा है। सो अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से ये लिखी हुई है बात है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ABC। भाई क्या था हमारे पास लेटेस्ट, ए का 47 था, ABC ए का 47 था, और बी का कितना था मेरे पास 20, सी का 30, बी का 20, सी का 30। तो यहां पे जो एंट्री होती है ना लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर की, जो लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर की एंट्री होती है दोस्तों हमारे पास, यहां पे हम इसकी एज लिखेंगे। एज जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि भाई यहां पे कुछ, जैसे कि मान लो एक जनरल में आपको 2 मिनट बता दिया कि भाई ये जो एंट्री आपने की है लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर की, ये क्या है 2 मिनट। तो यानी ये एंट्री सिर्फ 2 मिनट तक रहेगी। 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। तो उसके बाद जो भी हमारे पास पैकेट आता है, ठीक है, यदि ये एंट्री हमारे पास कुछ देर के बाद, सपोज या मतलब एक टाइम ले रहा हूं, डोंट थिंक लाइक दैट दिस इज 2 मिनट, ओके। सो वी हैव ए एज, ओके, हमारे पास एक एज है। ये एज जैसे कि मान लो आपने 2 मिनट लिया 120 सेकंड, तो यानी 160 159 158 ऐसे से जीरो। जैसे ही ये जीरो हो जाएगी तो ये एंट्री अपने आप क्या हो जाएगी, डिलीट। अब सपोज कैसे, अब मान लो इस टाइम तक 16 आया, डिलीट हो गया, 17 आया, 16 आया, डिस्कार्ड, 17 आया, डिस्कार्ड, 18 आया, डिस्कार्ड, ठीक है। अब जब ये एंट्री डिलीट हो गई उसके बाद सीधा 19 आ गया, तो ये 19 को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यानी ये जो एंट्री मैं कर रहा हूं लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर की, ये परमानेंट नहीं रहेगी, यानी ये कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी।
तो इस टाइप से हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं? तो यानी ये एंट्री कोई परमानेंट एंट्री नहीं है, ये हमारे पास, यानी हमारे पास यहां पे हम एज लिखेंगे और हमारे पास जैसे ही हमारे पास टाइम इसका जीरो हो जाएगा, जैसी एज जीरो होगी हमारे पास यानी वैलिडिटी, तो अपने आप ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। अब देखो जैसे कि मान लो यहां पे क्या लिखा है नाउ, ये हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी हमारे पास, दिस एल्गोरिथम हैज फ्यू प्रॉब्लम, पहली दिस सॉल्यूशन 32 बिट विद द लिंक, पहली प्रॉब्लम ये थी हमारे पास दैट सीक्वेंस नंबर रैप अराउंड दी नाउ। उसके बाद क्या लिखा है, सेकंड इफ ए राउटर एवर क्रैश, भाई ऐसा भी हो सकता है कोई राउटर क्रैश हो जाए, भाई राउटर के पास डेटाबेस है ना ये कि किस किस सोर्स से मैंने कौन सा लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर सीन किया है। इफ राउटर एवर क्रैश इट विल लूज ट्रैक ऑफ इट्स सीक्वेंस नंबर, यदि राउटर क्रैश हो गया तो राउटर के पास जो डेटाबेस था लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर वो भी क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इफ इट स्टार्ट्स अगेन एट जीरो, तो वो क्या करेगा, अगेन जीरो से स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, अगेन जीरो से स्टार्ट करेगा। द नेक्स्ट पैकेट इट सेंड विल बी रिजेक्टेड एज डुप्लीकेट, भाई आपके पास कोई डेटाबेस था, अब राउटर आपका क्रैश हो गया तो फिर से आप क्या करोगे, अगेन जीरो से स्टार्ट करोगे। अब आपका राउटर, आपने भेजा पैकेट जीरो, तो दूसरा राउटर क्या कर सकता है, यार तुमसे जीरो तो मैं पहले ही आ गया था, रिसीव कर लिया था, तो उसको क्या कर सकता है, डिस्कार्ड कर सकता है। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड if a sequence number is ever corrupted, sequence number is ever corrupted, sequence number corrupted and 65,540 is received instead of 4, ये कह रहा है यदि 65,540 आया किसकी जगह, 4 की जगह, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 बिट एरर, कह रहा है 1 बिट एरर हुई और 65,540 हुआ 4 की जगह, तो क्या होगा, पैकेट 5 to 65,540 विल बी रिजेक्टेड। भाई सीक्वेंस नंबर क्या था, लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर क्या सीन किया था, चार, चार सीक्वेंस नंबर था, लेकिन 4 की जगह कितना हो गया, 65,540, तो जब पैकेट नंबर 5 आएगा तो क्या करेगा, रिजेक्ट। ये लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर आपने 4 की जगह कितना चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो 5 6 7 8 यानी 5 से 65,540 तक के सब क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। वही मैंने आपको बताया था। भाई यहां पे हमारे पास ये 15 था, 15 से कितना हो गया, 47, 15 से 47, तो यानी 16 से 47 तक के सारे पैकेट क्या कर दिए जाएंगे, डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। तो बुक वही कह रही है 4 हम भेज रहे थे, लेकिन 4 से कितना हुआ, 65,540, तो यानी पैकेट नंबर 5 से 65,540 तक के सारे पैकेट क्या कर दिए जाएंगे, डिस्कार्ड। अब देखो यार ये स्टैंडर्ड किताबें मतलब आपके साथ खेलती हैं, कह रहा है कि यार 65,540 रिसीव हुआ 4 की जगह, 1 बिट की एरर थी, लेकिन इसने ये नहीं बताया किस कौन सी बिट करप्ट होगी, बताओगे कौन सी बिट चेंज हुई है। वो कह रहा है, किताब कहती भाई तुम दिमाग लगाओ, हम को नहीं पढ़ना ही चक्कर में। 4 भेज रहे थे आप, क्या भेज रहे थे आप, 4, तो यार 4 कैसे होगा हमारे पास, ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, सपोज ऐसे हमारे पास मान लो ये, चलो 4 हमारे पास ऐसे होगा 1 0 0, भाई ये हमारे पास 0 0 डॉट 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 डॉट, भाई 4 तो ऐसे ही होगा ना, 32 बिट का है, कह रहा है 4 है, और 4 कितना 1 2 4, 4 कितना बदल गया, कौन सी बिट में एरर है, 4 कितना हो गया 65,540, तो ये होता है 2 पावर 0 2 पावर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, माय डियर फ्रेंड्स 17th बिट मेरे पास 0 से बन हुई होगी। क्यों कि यार हमारे पास देखो ना भाई, यदि 17th बिट है तो क्या लिखूंगा 2 पावर 16, भाई ये फर्स्ट बिट थी तो क्या होता है 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 0, सो यानी हमारे पास यदि ये हमारे पास क्या है, ये 2 पावर 17th बिट, ये क्या है 17th बिट, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 पावर 16। भाई अब यदि मैं इसको देखूं ये 1 होगी तो 2 पावर 16 का मतलब कितना होता है 65,536 536, और ये 4 तो भाई था ही, तो 65,536 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 65,540 540। बात समझ में आ गई। तो यानी हमारे पास इसमें 17th बिट 0 से 1 हो गई होगी, तो इसलिए 4 का कितना बन गया 65,540 बन गया। बात समझ में आ गई ना, यही लिखा था हमारे पास। सो पैकेट नंबर 5 से इतने विल बी रिजेक्टेड एज ऑब्सोल्यूट सिंस द करंट सीक्वेंस नंबर विल बी थॉट टू बी 65,540। हम क्या सोच रहे हैं, करंट सीक्वेंस नंबर कितना है 65,540 है,
तो यदि 4 का 65,540 हुआ तो 5 से 65,540 तक के सब क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। नाउ नीचे क्या लिखा है, दिस सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू इंक्लूड द एज ऑफ ईच पैकेट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ईच पैकेट, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू इंक्लूड द एज ऑफ ईच पैकेट, एज ऑफ ईच पैकेट आफ्टर द सीक्वेंस नंबर। कह रहा है सीक्वेंस नंबर के बाद एज और ऐड कर दो, वही तुमने किया है। सीक्वेंस नंबर के बाद क्या कर दिया, लाइफ टाइम एज या वैलिडिटी, एज ऐड कर दी। एंड डिक्रीमेंट इट वंस ए सेकंड, हर सेकंड ये वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीमेंट होती रहेगी, जिसकी एज जो भी है वो डिक्रीमेंट होती रहेगी। व्हेन द एज हिट्स जीरो, जब एज क्या हो जाएगी जीरो, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राउटर, फ्रॉम दैट राउटर इज डिस्कार्डेड। जैसे ये जीरो होती है तो यानी हमारे पास ये एंट्री क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी अपने आप। नाउ क्या कह रहा है आगे, नॉर्मली ए न्यू पैकेट कम्स इन से एवरी 10 सेकेंड, हर एक 10 सेकेंड में एक पैकेट आता है। सो राउटर इंफॉर्मेशन ओनली टाइम्स आउट व्हेन ए राउटर इज डाउन। राउटर की इंफॉर्मेशन टाइम्स आउट कब होगी, जब कोई राउटर डाउन है। वो एक प्रॉब्लम ये भी थी, राउटर क्रैश हो गया हमारे पास, कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और 6 कंसेक्यूटिव पैकेट्स हैव बीन लॉस्ट। यदि 6 पैकेट हमारे पास कंसेक्यूटिवली लॉस हो जाए तो हम मानेंगे भाई राउटर वर्क नहीं कर रहा है। An unlikely event. The age, this line is also important. The age field is also decremented by each router. The age field is also decremented by each router during the initial flooding process. Initial flooding process. Age, or we can say TTL. We can also say TTL. Okay. Initial flooding na here. This was flooding here. So we attach one TTL value, or we attach one age. Okay. When our packet arrive at here, A to here, TTL value will be decremented by 1. Again packet TTL value decremented by 1, decremented by 1. Whenever this becomes 0, packet will be discarded automatically. और उसके बाद पैकेट को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। So this, the age field is also decremented by each router during the initial flooding process to make sure no packet can get lost and live for an इनडिफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, यानी परमानेंट हमारे पास इनफाइनाइट लूप में ना जा सके। तो हर एक राउटर के पास भी यानी एज की वैल्यू, एज या टीटीएल बोल सकते हैं, वो हमारे पास हर एक राउटर के पास डिक्रीमेंट होती रहेगी। ए पैकेट विद एज जीरो इज डिस्कार्डेड। एज जीरो मतलब हमारे पास पैकेट की जब हमारे पास एज जीरो या टीटीएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो नहीं, एज हम दो तरीके से यूज कर रहे हैं। एक जब पैकेट इनिशियल जब फ्लड कर रहे हैं तो वहां पे भी एज मेंशन करेंगे, और यहां पे भी इसमें भी एज मेंशन करेंगे। यानी हमारे पास ये जो एंट्री हम कर रहे हैं इसमें भी एज होगा, एक एज तो ये होगा, और एक एज यानी एक टीटीएल, जब हम कोई पैकेट सेंड कर रहे हैं तो वहां पे टीटीएल की वैल्यू मेंशन होगी। जब टीटीएल बिकम जीरो सो हमारे पास क्या होगा, यानी वो पैकेट ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो ये था भाई हमारे पास किसके रिगार्डिंग, यानी लिंक स्टेट राउटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, अब यार यहां से हमारे पास इसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन लिंक स्टेट राउटिंग एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, तो मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं फिर आता हूं, फिर आपको ये कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में। हेलो, तो बस 5 मिनट और लगेंगे क्लास में। 20 नंबर पुरानी वाली तरफ क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? ना, तो आवाज क्लियर है भाई, फटाफट से बताओ, आवाज क्लियर है क्या? ठीक है,
तो यहां पे हम देख लेते हैं दोस्तों डिफरेंस बिटवीन डीवीआर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड एलएसआर लिंक स्टेट राउटिंग एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हमारे पास 1980s में आया था और लिंक स्टेट राउटिंग हमारे पास 1990s में आया था, यानी हमारे पास 10 साल के बाद। इसके बाद बात की जाए हमारे पास, तो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड वेरी लेस बिकॉज वी सेंट ओनली डिस्टेंस वेक्टर, यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हम सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर भेजते थे, पूरी राउटिंग टेबल नहीं भेजते थे। और यही एक रीजन था जिससे कि हमारे पास प्रॉब्लम होती थी, किसकी, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम थी, इनफाइनाइट लूपिंग की समस्या थी। ठीक है, तो यानी बिकॉज हम ओनली लिंक स्टेट राउटिंग भेजते थे, तो बैंडविड्थ की जो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास बहुत कम थी। ठीक है, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड हाई बिकॉज वी सेंट एंटायर लिंक स्टेट पैकेट, यानी यहां पे हम पूरा लिंक स्टेट पैकेट दोस्तों क्या करते थे, शेयर करते थे। ठीक है, इसके बाद बात की जाए लोकल नॉलेज, यानी ये हमारे पास लोकल नॉलेज के बेस पे था, यानी यदि किसी नोड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती थी वो हम सिर्फ अपने पड़ोसी को शेयर करते थे, यानी अपने नाइबर को शेयर करते थे। लेकिन यदि लिंक स्टेट राउटिंग की बात की जाए तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती थी वो हम सारे ही जितने भी नोड थे उनको शेयर करते थे, तो इट इज बेस्ड ऑन ग्लोबल नॉलेज। ठीक है, यहां पे हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हम यूज करते थे बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, और यहां पे हम यूज करते थे डिजिटल एल्गोरिथम। ठीक है, ट्रैफिक इज वेरी लेस, यहां पे ट्रैफिक हमारे पास बहुत कम होता था, यहां पे हमारे पास ट्रैफिक क्या होता था, हाई होता था। भाई हाई ट्रैफिक क्यों होता था लिंक स्टेट राउटिंग में, हमने पढ़ा है हाई ट्रैफिक इसलिए होता था बिकॉज हम फ्लडिंग का यूज करते थे, यानी कोई भी पैकेट हमारे पास था तो उसको हम फ्लड करते थे, सारे जितने भी हमारे पास एडजेसेंट नोड होते थे। ठीक है, कन्वर्जेंस इज वेरी स्लो, कन्वर्जेंस वेरी स्लो क्यों है भाई, हमने टॉपिक पढ़ा। भाई एक बात बताओ छोटी सी, यानी हमारे पास यदि कोई ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर यदि n नोड हैं तो हमारे पास n-1 स्टेप में हमारे पास एल्गोरिथम कंप्यूट करके फाइनल रिजल्ट देता था। लेकिन यहां पे कन्वर्जेंस फास्टर क्यों है, बिकॉज 2 ही स्टेप में हमको फाइनल आंसर मिल जाता था, तो यानी हमारे पास ये कन्वर्जेंस क्या है, फास्टर है। इसके बाद बात की जाए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में प्रॉब्लम क्या थी, काउंट टू इन्फिनिटी की प्रॉब्लम थी हमारे पास, और यहां पे हमारे पास नो प्रॉब्लम ऑफ काउंट टू इन्फिनिटी, काउंट टू इन्फिनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी, बिकॉज हम पूरा पैकेट भेजते थे, पूरी लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन भेजते थे, जिसके बेस पे हमारे पास वो कंप्लीट यानी हमारे पास ग्राफ बना पाते थे। यहां से बात की जाए तो हमारे पास परसिस्टेंट लूप, यानी लूपिंग की जो प्रॉब्लम थी वो परमानेंट प्रॉब्लम थी। परमानेंट हमारे पास एल्गोरिथम कहां था, इनफाइनाइट लूप में चला गया था, वो कंप्यूट करता रहता था। लेकिन यहां पे क्या है, लूपिंग की प्रॉब्लम ट्रांसिएंट है, यानी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए है। हमने टीटीएल लगाया हुआ है, टाइम टू लिव, जैसे ही टीटीएल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, यानी पैकेट परमानेंट हमारे पास लूप में नहीं जाएगा। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, ये प्रैक्टिकली हमारे पास इंप्लीमेंट हुआ है आरआईपी से, यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो हमारे पास ये हमारे पास क्या हुआ है, जो लिंक स्टेट राउटिंग है वो हमारे पास किससे इंप्लीमेंट हुआ, वो इंप्लीमेंट हुआ ओएसपीएफ, यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। आप यहां पे लिख सकते हो भाई, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रैक्टिकली। तो वैसे आरआईपी और ओएसपीएफ हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनका एक एक पॉइंट हम देख लेते हैं। व्हाट इज दी, हमारे पास आरआईपी क्या है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमारे पास आरआईपी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज ए डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल विच यूज्ड हॉप काउंट as a routing metric, hop count as a routing metric to find the shortest path between source and destination. हॉप काउंट एज ए राउटिंग मैट्रिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉप काउंट। सो एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी मेरे पास, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम थी मेरे पास, यानी किसके अंदर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर। तो हमने किससे सॉल्व किया था, हमने किससे सॉल्व किया था उसको भाई, स्प्लिट हॉरिजॉन। लेकिन जो स्प्लिट हॉरिजॉन जो कंसेप्ट था दोस्तों, वो भी फेल हो सकता है, वो सारे ग्राफ पे काम नहीं करेगा, जरूरत नहीं है यहां पे आपको बताने के लिए, बिकॉज गेट में उसका कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं तो एक कंसेप्ट है 3 नोड इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो यानी वो हमारे पास यदि हम अप्लाई करते थे स्प्लिट हॉरिजॉन का कंसेप्ट, तो वो ऐसा नहीं था कि हमारे पास परमानेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था काउंट टू इन्फिनिटी को। तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्व करने के लिए हम यूज करते थे आरआईपी का, यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है, हॉप काउंट एज ए राउटिंग मैट्रिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉप काउंट एज ए राउटिंग मैट्रिक। नाउ यहां पे एक बात देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द पाथ विद द लोएस्ट हॉप काउंट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट पाथ
फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो द पाथ विद द लोएस्ट हॉप काउंट, जिसमें हमारे पास हॉप काउंट सबसे कम होते थे, वो हमारे पास क्या होता था, बेस्ट पाथ होता था। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है भाई, ये मेरे पास कोई, मैंने आपको एग्जांपल लिया था, ये मेरे पास कोई ए है, ये मेरे पास कोई बी है, मान लो ये मेरे पास कोई सी है, ये मेरे पास कोई डी है। जब मैंने आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या करता था भाई, यहां पे मान लो ये कोई लिंक है, ये कोई लिंक है, ये कोई लिंक है, तो मैंने आपको बताया था कि यानी इस लिंक की कॉस्ट 1 है, यहां पे लिंक की कॉस्ट 1 है, यहां पे लिंक की कॉस्ट 1 है। मैं ऐसा 1 1 क्यों लेता था, यानी 1 का मतलब क्या था, यदि यहां से बी से ए जाने के लिए डिस्टेंस कितनी 1, ये एक्चुअली 1 का मतलब था हॉप, तो बी से ए जाने के लिए कितना है 1, सी से ए जाने के लिए कितना है 2, तो सी से ए जाने के लिए कॉस्ट 2 का मतलब क्या, कि हॉप काउंट कर रहा हूं मैं, एक हॉप दो हॉप, और डी से ए जाने के लिए कितना है 3, तो ये 3 हॉप काउंट था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे हमारे पास क्या होता था, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में प्रॉब्लम क्या थी, बात समझना भाई, यहां से बी से ए जाने के लिए हॉप काउंट कितना है 1, मिनिमम एक हॉप, सी से ए जाने के लिए 2 हॉप, और डी से जाने के लिए 3 हॉप। यदि ये लिंक डाउन हो गया, यदि ये लिंक डाउन हो गया, तो यानी हमारे पास सबसे पहले किसको पता चलेगा, बी को पता चलेगा, यानी बी से ए की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या, अनरीचेबल, अनरीचेबल हो गया। अभी भी सी से ए जाने के लिए कॉस्ट कितनी होगी 2, बिकॉज पहले बी बताएगा कि भाई हमारे पास ये लिंक डाउन है, और हमारे पास अभी भी ये कॉस्ट 3 है। प्रॉब्लम क्या होती थी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, अब ये वाला लिंक डाउन हो गया, अब बी का पड़ोसी कौन है, बी का पड़ोसी है सी, सी क्या बोलता था भाई, मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है 2, तो बी बोलता था यदि तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 2 है तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है 1, 2 + 1 3, तो ये 3 अपडेट कर लेता था, जबकि ये गलत हो गया। एक्चुअल में हमारे पास कोई पाथ है ही नहीं, हमारे पास भाई यही पाथ था, ये लिंक डाउन है। लेकिन बी क्या समझता था, बी ये समझता था कि सी के पास कोई दूसरा पाथ होगा डायरेक्ट ए से जाने के लिए, इसकी कॉस्ट 2 है, तो मैं सी के पास चला जाता हूं, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। फिर इसका पड़ोसी कौन है, सी का एक बी है, बी ने क्या भेजा, इन्फिनिटी, तो सी ने बोला यदि तेरी कॉस्ट इन्फिनिटी तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी 1, इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी। बट डी क्या भेजता था 3, डी भेजता था मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी 3, तो सी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए 3 है तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी 1, 3 + 1 4, इस साइड से इन्फिनिटी, इस साइड से 4, तो मिनिमम क्या होता था 4। अब यहां से डी की बात किया, डी का पड़ोसी कौन है, सी ने क्या भेजा 2, तभी मेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी 2, तो डी ने बोला तेरी कॉस्ट ए जाने के लिए कितनी है 2, तो मेरी कॉस्ट तेरे पास आने के लिए कितनी है 1, 2 + 1 3। और इसी टाइप से हमारे पास ये एल्गोरिदम, बिकॉज यहां पे गलती हो गई, ये एल्गोरिदम चलता रहता था इन्फिनिटी, वैल्यू इंक्रीज 3 4 5 6 10 20 50 100, ये हमारे पास इनफाइनाइट लूप में चला जाता था। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ये डिस्टेंस वेक्टर यानी आरआईपी में बताया है, आरआईपी प्रिवेंट इनफाइनाइट लूपिंग by limiting the number of hop allowed in a path from source to destination। इनफाइनाइट लूपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हॉप काउंट को फिक्स कर देंगे, इनफाइनाइट लूपिंग बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ हॉप्स, यानी नंबर ऑफ हॉप्स, लिमिटेड नंबर ऑफ हॉप्स ही हमारे पास कोई पैकेट क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो क्या लिखा है, द मैक्सिमम हॉप काउंट अलाउड फॉर आरआईपी 15, मैक्सिमम 15। तो भाई आप यहां पे मैक्सिमम 15 वैल्यू हो सकती है, यहां पे कितनी 15, यहां पे मैक्सिमम 15 हॉप, यहां पे मैक्सिमम कितनी हो सकती है 15। द मैक्सिमम हॉप काउंट अलाउड फॉर आरआईपी 15, आरआईपी के लिए कितने 15, एंड हॉप काउंट ऑफ 16 इज कंसीडर्ड एज डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो यदि किसी भी हमारे पास यहां पे वैल्यू, बात समझना, यदि यहां पे वैल्यू हमारे पास जैसे ही 15 से 16 होती है तो मैं क्या बोलूंगा, अनरीचेबल, अनरीचेबल मतलब इन्फिनिटी लिख दूंगा डायरेक्टली। तो मैक्सिमम ये जो एल्गोरिथम है वो कितने स्टेप चल सकता है, 15 स्टेप। भाई हमारे पास यानी इस हॉप काउंट की वैल्यू, स्टेप नहीं बोलेंगे हम, मतलब मैक्सिमम हॉप काउंट की वैल्यू जो है, जैसे कि ये अपडेट होती जा रही है, 3 के बाद 4 हॉप 5 हॉप, बिकॉज पैकेट यहां इनफाइनाइट लूप में चला गया, बार बार हॉप इंक्रीमेंट हो रहे हैं, बार बार हॉप इंक्रीमेंट हो रहे हैं, तो हम क्या करते थे, जैसे ही हॉप काउंट की वैल्यू 16 आई वैसे ही क्या बोल देंगे, होस्ट अनरीचेबल। तो यानी परमानेंटली इनफाइनाइट लूप में ये नहीं जाएगा। तो प्रैक्टिकली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की प्रॉब्लम को जो हमारे पास काउंट टू इन्फिनिटी थी, उसको हमने किससे सॉल्व किया है, उसको हमने सॉल्व किया है आरआईपी से, यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल से, ठीक है। नाउ so maximum hop count allowed for RIP is 15 and hop count of 16 is considered a destination region. This is hop count, we are counting the hop ना here, यहाँ पे हम hop ही count कर रहे हैं, B से जाने के लिए 1 hop, C से जाने के लिए 2 hop, D से जाने के लिए 3 hop। तो ऐसे यदि किसी की भी वैल्यू
15 तक मैक्सिमम हो सकता है, जैसे 16 होती है तो अनरीचेबल। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है हमारे पास भाई? आरआईपी यूजेस यूडीपी एज इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल विद द पोर्ट नंबर 530। तो आरआईपी क्या यूज है? आरआईपी यूजेस यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल विद द पोर्ट नंबर 530, बिकॉज ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पोर्ट नंबर हमारे पास कौन सा है? 530। अब बस 2 मिनट और लूंगा मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने में, बिकॉज यहां पे हमारे पास अब जैसे कि मान लो ओएसपीएफ हमारे पास सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम डिस्कशन बहुत ज्यादा कर भी नहीं है। बस एक ही बात याद रखनी है कि आरआईपी डिस्टेंस वेक्टर क्या यूज करता है? आरआईपी। और हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग क्या यूज करता है? ओएसपीएफ। यानी हमारे पास प्रैक्टिकली हमारे पास ये इंप्लीमेंट हुआ है ओएसपीएफ से, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये गेट की प्रॉब्लम है भाई, इसका आंसर आप बताओगे? दिस द गेट क्वेश्चन, ये गेट का सवाल है, ये गेट का सवाल, इसका आंसर क्या होगा? Which of the following is true about routing information protocol RIP and OSPF? RIP and OSPF. हाँ भाई, कंप्यूटर नेटवर्क में साइंटिस्ट ने बहुत खेला है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाता है इसको पढ़ के, ठीक है। चेंज करने की फैकल्टी कंप्यूटर नेटवर्क। चंदन सर ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की फैकल्टी चेंज करना है क्या? तो चंदन सर आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, कह रहा हूँ अगर कुछ इश्यू आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि सीएन के हम फैकल्टी को रिमूव करना हो, चेंज करना हो, किसी और से आपको पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं। नहीं सर, ये तो भावुक हो गए। कंप्यूटर नेटवर्क में सारे प्रॉब्लम्स के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क में तो ऐसे मेरे को पता है जो अपने पेड के बच्चे नहीं हैं वो भी सर कैसे नहीं कैसे करके वीडियो बाहर आई जाती है आपकी, राइट। हाँ, आपके नोट्स बाहर है, तो जब मैं कहीं बाहर जाता भी हूँ और मिलता भी हूँ तो जो अगर मैं सीएस के बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो वो एक बार आपके बारे में जरूर पूछते हैं। हाँ। आपके बारे में या बाबा सर हो गए, खलील सर हो गए, एक बार पूछते जरूर हैं। अभी हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में बहुत सारे बच्चे मिले। हाँ, दिल्ली में भी मिले थे। मैं बहुत बढ़िया यार, वो दूसरी कोचिंग में पढ़ रहे थे बहुत मोटी फीस देने के बाद, लेकिन बाद में उनको पता चला कि भाई सर कंप्यूटर नेटवर्क तो आप ही का पढ़ रहे हैं। कह रहे नहीं सर हमसे हमारी दुनिया मत छीनिए, बच्चे बोल रहे हैं। अरे नहीं यार, ये बहुत ही अच्छे इंसान है और काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। मैंने तो बता भी रहा था कि मैं तो अभी एक पॉडकास्ट हुआ उसके अंदर डिस्कशन भी कर रहा था कि मेरा परसों हुआ था ना एक्सीडेंट। कब? हाँ। परसों रात को मैं ड्राइव कर रहा था और अकेला ही था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब गाड़ी मेरी ठुक गई। बट मेरे को कुछ हुआ नहीं, सेफली मैं तो गाड़ी से, कार से बाहर निकल के आया। मैंने घर पे फ़ोन किया, घर वालों ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने अंकित सर को फ़ोन किया, अंकित सर ने एक ही बार में फ़ोन उठाया, 5 मिनट के अंदर वहाँ आ गए, मेरी गाड़ी वाड़ी सब साइड में करवाया, सारी चीज़ें मैनेज कर ली। तो लाइफ में दोस्त ऐसे होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है सर। मतलब एक्चुअल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ मतलब फैमिली वाले उतने कम टाइम में नहीं मदद कर पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज हम सब लोग फैमिली से दूर रह रहे हैं। तो दोस्ती यार बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक अच्छा दोस्त आप हमेशा ऐसा बनाओ जो आपकी हमेशा आपकी मदद कर सके। अब दोस्त की बात करें तो तुम अलग डायरेक्शन में मत ले जाना बच्चे की सर, यहाँ बात गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की नहीं हो रही है, यहाँ पे एक सिंपल दोस्त जो आपकी मदद करे, राइट, उसकी बात हो रही है। मैम ने डांटा होगा सर आपको, फिर एक्सीडेंट करा लिया। नहीं, अरे फिर क्या, मैं डेली थोड़ी करवाता हूँ एक्सीडेंट, राइट। और अच्छा खासा हुआ भाई एक्सीडेंट, मतलब ठीक है, बच गए। उनको जब कार वार का कंडीशन देखा तो फोटो वोटो देखा, तब उनको लगा कि यार इसके अंदर थे तुम। मैंने कहा हाँ इसी के अंदर था। बोला चलो ठीक है, बच गया। यही अंकित सर आप लोगों की दुआएं हैं जो बच गया हूँ मैं, राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, अंकित सर बहुत ही तगड़ा पढ़ाई रहे हैं। और सबसे खास बात मैं बताऊँ, एक टीचर की सबसे खास बात बताता हूँ क्या है। हम सब टीचर हैं, मैं बहुत सारे टीचर से मिलता भी हूँ। एक लेवल पे पहुँचने के बाद कभी बुक्स को वो हाथ नहीं लगाते या फिर देखते नहीं। और अंकित सर को मैं फॉलो करता हूँ। अंकित सर अपने खुद के ही नोट्स को बार बार देखते हैं कि यार इस नोट्स में और क्या बनाया जाए, राइट। इसको राजू कहाँ रखा जाए, रानी कहाँ रखा जाए, कुछ नए कैरेक्टर की जरूरत है क्या। तो अपने ही चीज़ों के साथ वो चेंज करते रहते हैं, वेरिएशंस लाते रहते, ताकि और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सके। इसी के साथ साथ वो बुक्स भी, राइट। आज बता रहे थे 137 साल वाला इसी में क्लास में क्या आज कराया आपने? 137 साल। तो ये मुझे नहीं पता, आप देखो मुझे कैसे पता चलेगा 137 साल बाद वो जीरो वाला भी टैग, जीरो ही आता ना, जीरो आता है, क्योंकि वो वहां पे बैठ के आराम से नोट्स बुक के अंदर पढ़ रहे थे। सर देखो कि ये 137, और खुद तो पढ़ते ही हमको भी साथ में बैठ के
पढ़ाते हैं, राइट। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने के बाद फिर सबको सिखाता हूँ। सबको सिखाते हैं ये, तो वहां पे इवन तो कितनी बार सिविल के फैकल्टी को बैठाते हैं, तो अंकित शर्मा सर उनको बैठा के ये समझाते हैं कि यार तुमको स्टोरी सुनाता हूँ, वो आ जाते हैं, कुछ काम की बात होगी, पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का कुछ कंसेप्ट उनको सिखा देते हैं, वो फिर वहां से भागते फिरते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। तो 5 मिनट में सब मैं खत्म कर रहा हूँ, लास्ट ही क्वेश्चन है। तो यार इसका आंसर हमारे पास देखो, आरआईपी हमारे पास और ओएसपीएफ, ठीक है। तो आरआईपी क्या यूज करता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और ओएसपीएफ क्या यूज करता है, लिंक स्टेट राउटिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी गेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी देखो, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इस गेट क्वेश्चन के अंदर। Consider the following statement about routing information protocol RIP and OSPF, open shortest path first. RIP uses distance vector routing. RIP packets are sent using UDP. OSPF packets are sent using TCP. OSPF operation is based on link state routing. Please tell me the answer of this question. इसका आंसर बताओ फटाफट से। राज, ये सब्जेक्ट ही राज है भाई। तो मैंने स्टार्ट किया था बैच डी में और मैं ही खत्म करूंगा। तो मैंने ये सोचा था, ठीक है, कि यार मैंने स्टार्ट किया था ये सब्जेक्ट और मैं ही खत्म करूंगा, ठीक है, लास्ट क्लास मेरी ही होगी इस बैच के अंदर। तो एक अलग लेवल का मजा आएगा, ठीक है। नाउ आरआईपी यूजेस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, यस इट इज करेक्ट। आरआईपी यूजेस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, करेक्ट। आरआईपी पैकेट्स आर सेंट यूजिंग यूडीपी, यस आई टोल्ड यू दैट आरआईपी यूजेस यूडीपी। आरआईपी यूज यूडीपी एज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल विद पोर्ट नंबर 530, यस। OSPF packets are sent using TCP. Suppose you don't know regarding the OSPF, okay? OSPF operation are based on link state routing. हाँ, ये बात तो करेक्ट है। तो मुझे ये बात 100% करेक्ट क्लियर है कि पहला, दूसरा और चौथा तो करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 1 2 3 4? 1 2 3 4 तो है ही नहीं, तो 1 2 4 तो करेक्ट है ही। 1 2 4 कहां है भाई? 1 2 4 सी, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। इवन यदि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तब भी आप सी लगा दोगे, सी करेक्ट है। और माय डियर फ्रेंड्स, ओएसपीएफ ऑपरेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन टीसीपी और यूडीपी, ओएसपीएफ ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन आईपी, ओके। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सिंपल। राउटिंग प्रोटोकॉल में 1 2 3 लेक्चर नहीं मिले हैं बैच में, लास्ट आईपी प्रोटोकॉल के लेक्चर हैं। एक बार मैं देख लेता कौन सा बैच है भाई आपका, चावला जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन भी हमारे पास गेट का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी हमारे पास गेट का क्वेश्चन है। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो फटाफट। Two popular routing algorithm are distance vector routing, link state routing. Which of the following are true? Count to infinity is a problem with distance vector routing and not LSR. Please tell me the answer. इसका आंसर बताओ फटाफट से। Count to infinity is the problem only with distance dv. It is dv means distance vector and not LSR. Yes, it is true. ये बात तो 100% true है ना यार। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आंसर होगा भाई इसका? आंसर बताओ फटाफट से। In LS, shortest path algorithm is run only at one node. In DV, shortest path algorithm is run only at one node. DV required less number of networks meshes than LS. Please tell me the answer. पराक्रम बैच बिल्कुल फर्स्ट वाला है। नहीं यार, फर्स्ट वाले में तो ये लाइव हुआ है लेक्चर। सक्षम चावला, ये लाइव हुआ है भाई। 1 2 3 बहुत पहले हो चुका था यार ये। लिंक स्टेट, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ओनली एट वन नोड, या लिंक स्टेट में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम एक नोड पर रन नहीं होता है। मैंने आपको बताया शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम ए भी डिजिटल एल्गोरिथम से शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करेगा, बी भी कंप्यूट करेगा, डिजिटल एल्गोरिथम लगाएगा, सी भी लगाएगा, डी भी लगाएगा। तो ये तो एकदम गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ओनली एट वन नोड। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में भी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम हमारे पास हर एक नोड पे कंप्यूट होता है। वी फाइंड द राउटिंग टेबल एट ईच एंड एवरी राउटर। सो ये भी गलत हो गया, फॉल्स। डिस्टेंस वेक्टर रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ नेटवर्क्स मैसेज देन एलएसआर। डिस्टेंस वेक्टर में लेस नंबर ऑफ मैसेज देन एलएस। लिंक स्टेट, यस भाई, लिंक स्टेट में हम फ्लडिंग यूज करते हैं, तो फ्लडिंग में हमारे पास फ्लडिंग क्या है, ट्रैफिक हाई होता है, तो लिंक स्टेट राउटिंग में ट्रैफिक ऑटोमेटिकली हाई होता है, और हमारे पास यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में ट्रैफिक उतना हाई नहीं होता। तो डिस्टेंस वेक्टर रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज देन एलएसआर, यस ये करेक्ट बात है। तो यानी हमारे पास ये क्या है, ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास S1 S4 यानी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है भाई। So this is regarding the link state routing. तो बाकी मैं देखता हूं भाई, कल भी एक लेक्चर ले लेते हैं, देखते हैं टाइम,
और बाकी ये जो भी छुटकर फुटकर टॉपिक बचे हैं, यानी जैसे कि आपको लग रहा है OSI लेयर्स के बारे में बताना, तो OSI लेयर्स के बारे में हम कल आपको एक लेक्चर ले लेंगे और 1-2 दिन में ये सब जो भी छोटू छोटू टॉपिक कुछ है वो खत्म कर देते हैं, ठीक है। YouTube के लिए महारिविजन फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो कल एक बार एक सेशन लेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय। मुझे एक्चुअली काम भी है भाई, चंदन सर बुला रहे हैं, कुछ डिस्कस करना है हमको अभी, ठीक है। मैं कुछ भी आपको कोई इश्यू है तो एक बार मुझे मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अभी कुछ काम है, 3 लेक्चर हैं राउटिंग की, वही है ना बस, हाँ 3 वही है, ये चौथा लेक्चर है। हाँ वैलिडिटी इंक्रीज होगी भाई, जल्दी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब वो अपडेट हो जाएगा ऋषि भाई, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।